लग जा गले रात की चादर तले, चांद की भी आहट न हो, बादल के पीछे चले। अब याद आया? ये बहुत अच्छे गाने हमारे समय के। तो समय तो अभी भी हमारा ही चल रहा है, पर उस समय। ठीक है जी। हम्म। हाँ जी, सबको पहले गुड आफ्टरनून कर लेते हैं, भाई लोग सब बैठे हैं। आसिम, ऋचा, तनिष्क, आस्था, योगेश, महक, वंश, अंश, जतिन, अमन, शौर्य, शैलेंद्र, एंजल, अनिकेत, सबको प्रणाम बेटा। सोनम, दाऊद, महेंद्र, जोजी, विशाल, माधव, सबको प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? ऑनलाइन बच्चे बताओ कैसे हो? बढ़िया। ये वाला हाथ तो दिख नहीं रहा है मेरा। ऐसे दिख रहे हैं दोनों हाथ, ऐसे नहीं दिख। हाँ बेटा। आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2010। 36। आई वॉज 20 when I started teaching। बताया था ना। मेरा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों एक एक बार में हो गया था। अभी तो ऑल इंडिया रैंक, वन गो में। 20 ईयर्स का था जब मेरा सब कंप्लीट हो गया था। तो मेरे को 6 महीने तो वेट करना पड़ा था डिग्री के लिए, क्योंकि 21 के पहले डिग्री देते ही नहीं है, सब करके बैठे हैं खाली। तो उस समय वॉज द यंगेस्ट कंपनी से, मतलब अभी भी बोलोगे तो जो भी 20 में कर चुका है और डिग्री के लिए वेट कर रहा है, ही इज रिगार्डेड एज द यंगेस्ट सीए, यंगेस्ट सीएस। तो मेरी डिग्री नहीं आई थी सीएस की, लेकिन सीएस के सारे लेवल्स क्रॉस हो गए, सब कुछ हो गया था। तो पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे सीधे सी इंटर पढ़ाने को मिला डायरेक्ट, पिछली कोचिंग पे जहाँ मैं था। 2010 से लेके 25 तक, 24 तक, पूरे 15 साल वहीं पढ़ाया। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमको और मनोज सर को एक साथ यहाँ ले आया गया। ठीक है, सब बता दें क्या हुआ था। लाइफ है यार, सब चलता रहता लाइफ। कुछ भी स्थिर नहीं है। द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट इज चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक जैसे नहीं रहती लाइफ। और हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? लाइफ को एक साथ पूरा एक एक कैनवस पे देखते हैं और उसको एक साथ सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। लाइफ इज अ मिस्ट्री। कल क्या होगा नहीं मालूम, उसके बाद क्या होगा क्या मालूम, उसके अगले साल क्या होगा हम जानते नहीं, क्या क्या होगा। वो डे बाय डे अनफोल्ड होती है, और हमको डे बाय डे जीना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन भी ठीक है, लेकिन ऑल इन अ गो एक साथ हम पूरी लाइफ को सेटल या सॉर्ट नहीं कर सकते। चार चीजें हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, और दो नई मुसीबतें आ जाती, जो सोचा वो तो रह ही जाता है, और वो उसी में उलझ के रह जाते, जो दो दो नई समस्या सामने आ गई है। आ रही समझ में? तो हम लाइफ को डे बाय डे लें। मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी सुना जिन्होंने सेंचुरी मारने के बाद इंटरव्यू दिया, तो बोले कि आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी बिग स्कोर, आई वॉज टेकिंग द गेम बॉल बाय बॉल, एंड आई वाज मेकिंग टारगेट्स ऑफ 10-10 रन्स, 5-5 रन्स के भी, अगले 10 रन या अगले 20 रन ऐसे बनाने। पिच बहुत मुश्किल थी, कठिन पड़ रहा था, स्पिन हो रही थी, स्विंग हो रही थी। तो मैं लंबा नहीं सोच रहा था बहुत, भाई कैसे ये फलाना अच्छे बॉलर के ओवर को मेरे को अच्छे से खेल जाना है। फिर वो एक फिफ्थ बॉलर उनका कमजोर है, जब उसके ओवर आएंगे तब मैं मार लूंगा। ऐसे में छोटे छोटे
टुकड़ों में मैंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, और फिर सेंचुरी तो इन द प्रोसेस बन गई। एंड इट हिट मी हार्ड कि यार बहुत सही इंटरव्यू दिया है बंदे ने। समझ रहे हो? हम भी अपनी लाइफ को अब सोच के उतरे कि आज तो सेंचुरी मार के आऊंगा, जरूरी नहीं कि मार दो, लेकिन जाके अप्लाई किया अपने आप को, एप्लीकेशन की, खड़े रहे, कांस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे। हर बॉल पे छक्का चौका नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बैट बॉल्स को भी नच किया, निकाला, और फिर ऐसा भी मौका आएगा कि चौके छक्के की गेंद भी आएगी। एंड ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब आपने दुनिया छोड़ी, तब आप अगर सेंचुरी मार मार के उठे हो, तो फिर यू आर द मैन ऑफ द मैच। आगे समझ में बात? ये हो गया आपकी फिलोसॉफिकल बात। गाने से ज्यादा बेटर होगी ना ये बात? तो बोलो हाँ। अब पढ़ना स्टार्ट कर दें? चलो, तो मैंने जो किया वो तो गया, देखो समय निकल गया, अब आगे बढ़ गया। लेकिन आपको भी यही करना है, इससे बेटर कुछ कर सकते हो तो करना है कि भाई जल्दी जल्दी सीए बने, 4 5 6 डिग्री ले लें, फिर उसके बाद अच्छे काम करें, खूब सारा पैसा भी कमा ले, फिर समाज के लिए भी अच्छा काम करें, मतलब और क्या जिंदगी में। बाकी एक शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, विदेश घूम के आ जाओगे, बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये जिंदगी तो आज भी लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जिएंगे, ये जिंदगी ऑलरेडी बहुत लोग अभी इस समय जी रहे हैं। और उसके पहले वाली पीढ़ी में भी बहुत लोग ये वाली जिंदगी जी चुके, तो हम कोई तोप नहीं है कि वो वाली जिंदगी जी लेंगे। अरे बस हमें हाँ कुछ और बेटर कर जाए, इंटेलेक्चुअली साउंड हो जाए, कुछ विजडम क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ दे जाए दुनिया को थॉट जो किसी ने नहीं दिया हो, तो लाइफ टाइम लोग याद रखेंगे। अरे बस हमें, नहीं तो पैसे वाला तो तू होगा अपने घर का, हमको क्या मतलब तेरे से। दुनिया को वैसे ही दुनिया डजंट गिव अ शिट टू पैसे वाला। वैसे भी पैसे वाले सबको बुरे ही लगते हैं, और सब पैसे वाले बेईमान ही लगते हैं। अरे बस में ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसके पास पैसा हो पूरी दुनिया सोचती है ये तो है ही 2 नंबर का ही होगा, कितनी मेहनत से कमाया हो। उससे क्या हो जाएगा? पैसा वैसा तो सबके पास आ जाएगा। अब कोई गरीब नहीं रहने वाला इस देश में। पूछो क्यों? क्योंकि गरीब तो पहले थे जब इतने 1000 साल तक लोग लगातार लूटे थे। ब्रिटिश, यवन, पोर्चुगल, डच, मुगल, सब ने लूटा। 1000 1500 साल तक तो गरीब हो गए थे। पर 75 सालों में हम वापस से डेवलप हो गए, दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में आ गए, टॉप 3 में आ जाएंगे, टॉप 5 में आ गए, टॉप 3 में भी आ जाएंगे किसी दिन। क्योंकि ब्रेन तो सबसे फर्टाइल हमारे यहाँ का है ना दुनिया में, और अब कोई गुलामी नहीं है। तो इंडिया इज बाउंड टू गेट रिच, मतलब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं कि इंडिया रिच नहीं बनेगा, इंडिया रिच बनेगा ही बनेगा। और जब ओवरऑल इम्पैक्ट रिचनेस का आता है तो हर आदमी ग्रो करता है ना उसमें तो। अरे बात समझ में, तो कोई बहुत तोप नहीं है। पैसे वैसे कोई कीमत नहीं है आगे आने वाले जमाने में, होगा तो तेरे घर में सबके पास है। समझ रहे हो? लेकिन विचारों की कीमत तो हमेशा रहने वाली है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानों सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने देश में पूज जाता है, लेकिन विद्वान, सुभाषित है बचपन का, बोलो हाँ। इसलिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना। पैसा वैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वैसे भी आएगा आपके पास, खूब आएगा, चिंता मत करो। सीए की डिग्री इतना पैसे दे देगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। नहीं सही में, कमाई रहे हैं सारे सीए, अच्छा बढ़िया, मोस्टली अच्छे सीए जो है, मतलब आप भी अच्छे ही बनोगे, एक बार पढ़ लिए मेरे से बात खत्म, लॉजिक डेवलप हो गया। ले यार, हो गई सारी बकर बकर। थैंक्स, हाँ ये सुनना। हाँ, आज मैच है। हाँ सर, आपने परिस्थितियां नहीं बताई, नहीं बता सकते परिस्थितियां। चलो, नहीं आजकल बल्लभ सर फिलोसफी की क्लास भी चालू कर दो, कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। थैंक यू शैलेंद्र, गॉड ब्लेस यू। पर मैंने विजडम की बातें आजकल पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, आपको मालूम होगा ना, भेज भी देता हूँ मैं। तो क्या है कि यार, पहले मैं विजडम कोट लिखा था, देखो नोट्स के पीछे सबसे आखिरी के जो 2 पेज है उसमें विजडम कोट्स बाय सर लिखा होगा, खाली स्थान। तो पहले कई सालों से मैं आखिरी के 2 पेज में बच्चों को, साल भर, इतना गुस्सा नहीं जयेश, अच्छी बात नहीं। इतना गुस्सा। और तो ऐसे की तैसे, बोले कोई काम का नहीं, जब वैसे ही इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो पहले विजडम कोट लिखा था, पर अब बच्चों की क्वालिटी वो नहीं रही, बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। बाय फेस ऐसा लगता नहीं कि वो जेंडरी आ रही है जो इन चीजों को पसंद करती है, या कम है, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, बुरा मत मानो एंजल, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो सुनते हो अच्छे बच्चे इस क्लास में है कुछ, पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, हम तो साल भर में इस साल 1000 बच्चे हो गए पूरे, सितंबर और ये मिला के, जनवरी मिला के 1000 बच्चे हो गए। 1000 बच्चों में हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको इन चीजों की वैल्यू होती है, जो पसंद करते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि हाँ, अच्छी बात बोली। बाकी तो डजंट गिव अ शिट, कर रहे हैं अपने बकर बकर, ज्यादा ज्ञानी है ठीक है, बगार लो अपना ज्ञान। सब तरह के बच्चे हैं, सबके अपनी अपनी परवरिश है ना यार, बोलो हाँ। और बोलते हुए का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं, सोचते हुए के दिमाग में नहीं बैठ सकते कि क्या सोचना है। उसको जो सोचना है वो तब भी वही सोचेगा। तो अपना काम ऐसे प्लेटफॉर्म पे करो जहाँ पे जिसको पसंद है वो देखेगा, नहीं पसंद तो अपने को वही लोग मिलेंगे जो उस चीज को सही में भी देखना चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं उस बात को। हाँ थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हंसता हूँ। चलो, मैच है ना आज।
253। अब मुझे बताइए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हो गई ना होल्डिंग सब्सिडी भैया? हो गया। अब आ जाओ अगली कंपनी, एक बार एग्जांपल देख लो। एग्जांपल 1, ए सब्सिडरी है बी की। अगर बी कंट्रोल करती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, दैट इज इफ बी कैन अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए, तो समझ जाओ ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी। कौन सा रूल? बीओडी कंट्रोल रूल नंबर 1। A will be subsidiary of B if B holds more than half of voting power of A. Voting power rule, rule number 2. Or B is subsidiary of A and C is subsidiary of B. In such a case, C will be subsidiary of A. लेयर रूल। तीन तरीके हैं, जिसमें दो तो कंट्रोल के हैं और एक लेयर रूल है। अगली कंपनी है एसोसिएट कंपनी। कौन सी लेयर तक है? लेयर रूल कौन सी लेयर तक चलता है? अभी हाल फिलहाल सेकंड लेयर तक। अब है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट का अर्थ होता है जुड़ी हुई कंपनी। 2 मिनट इसको चार्ज कर रहा हूँ, तब तक सिर्फ सुनना। हाँ, ऑनलाइन बच्चे भी सिर्फ सुनना। पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ। एसोसिएट कंपनी यानी जो दो कंपनियां आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। सुनिएगा। तो नवीन का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नवीन। नवीन नहीं है ना, तो एक और नवीन है, दूसरा ऑनलाइन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नवीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। सर आपको कभी ऐसा लगा कि जो चीज सपने में देखा वो बाद में सच हुई? हाँ, सबको होता है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 99% लोगों को दुनिया में, जिंदगी में, और ये छोड़ो, डेजा वो भी होता है कि जब कोई घटना होती है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले भी हुई है यार, सेम टू सेम यही तो हुआ था पहले भी। बहुत होता है ऐसा। ये हमारे माइंड, देखो हमारे दिमाग को कुछ क्षमताएं प्राप्त है। जो लोग इन क्षमताओं को डेवलप कर लेते हैं, उनका इन पे कंट्रोल आ जाता है और वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब आगे का देख सकते हैं। इसी तो दिव्य ज्ञान का है हमारे ऋषि मुनियों ने, कि उनको पता लग जाता था, वो कमिंग इवेंट्स बता देते थे कि आगे ऐसा होगा। क्योंकि उन्होंने तपस्या से वो क्षमता प्राप्त की थी। अपन अवधि ज्ञान बोलते हैं जैनियों में इसको, है ना, अवधि ज्ञान। आगे की घटना बता सकते हैं। ठीक है जी। सुनो, लेकिन हम लोगों को चूंकि वो हमने तपस्या से या अपने आत्मशुद्धि से वो कंट्रोल प्राप्त नहीं किया है, तो रैंडमली अपने आप कभी थोड़ा सा वो टच देके आ जाते हैं उस चीज को, कि यार हमको ऐसा लगता है कि हमने आगे का देख लिया, क्योंकि माइंड में बहुत पावर है, सबकॉन्शियस माइंड। चलो खैर, वो होता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट का अर्थ होता है दो कंपनी जो आपस में जुड़ी हुई है। अब सुनो, एसोसिएट कंपनी का रिश्ता दो कंपनीज के बीच में होता है। और एसोसिएट कंपनी दो तरीके से बनी जा सकती है। या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का, ध्यान से सुनना, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर कर ले, और उस जॉइंट वेंचर की जो नेट एसेट्स हैं, वेंचर के एसेट्स, मान लो उदाहरण के तौर पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक अल्फा वेंचर्स नाम का वेंचर खोला। और वो अल्फा वेंचर्स जो है नर्मदा नदी पे बांध बनाएगा। याद है? पार्टनरशिप और पर्टिकुलर वेंचर। ठीक, तो वो ये ए कंपनी और बी कंपनी दोनों क्या हो गई, इस वेंचर की पार्टनर, अल्फा वेंचर्स की। और अल्फा वेंचर का काम है नर्मदा नदी पे बांध बनाना। तो बांध बनाने के लिए ये रेती, गिट्टी, सीमेंट और कैश सब लगेगा। तो उस वेंचर की टोटल एसेट कितने की, उस कंपनी की नहीं, उस वेंचर की टोटल एसेट कितने की? 100 करोड़। उसमें से 60% ए लिमिटेड का और 40% बी लिमिटेड का, या 70-30, या 20-80, या 90-10, या 50-50। समझ रहे बात? वो जो भी हो, लेकिन क्या उस वेंचर की जितनी भी एसेट है, उस एसेट के ऊपर दोनों कंपनीज का जॉइंट कंट्रोल है? और अगर उस वेंचर की नेट एसेट्स पे दोनों कंपनीज का जॉइंट कंट्रोल है, इसका मतलब ये दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे की एसोसिएट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे समझ में? एसोसिएट कंपनी का पहला रूल किस तरीके से बन सकते हो? जॉइंट वेंचर में जो दो कंपनीज होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, एसोसिएट। और जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं?
तो जॉइंट वेंचर मतलब वो जहां पर किसी भी वेंचर की नेट एसेट्स के ऊपर दोनों कंपनीज का जॉइंट कंट्रोल हो, जॉइंटली हो, 50-50 नहीं बोल रहा हूँ। जॉइंटली का रेशो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना भी है वो जॉइंटली है। समझ में आया? ये शार्प बात है कि 50-50 नहीं बोला मैंने। वो रेशो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना भी है वो जॉइंटली है, मिलजुल के। ये तो एक बात हो गई। दूसरा है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखती हो। क्या बोला? एक कंपनी दूसरी कंपनी, ऑनलाइन बच्चे सुनो, है ना, बुक तो आपके पास है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखती है। अच्छा खासा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? दो बार खासा। पहली बार अच्छा खासा, दूसरी बार बहुत गंदा खासा। तो पहला वाला कैसा था? अच्छा खासा। समझ में आया अच्छा खासा किसको बोलते हैं? ब्याज में दो तरीके से खासा। या तो बहुत गंदा खासा, एकदम देख के एकदम सूग आ गई, सुगला। अरे बात को, या फिर डिसेंट, अच्छा खासा। अब समझ में आया अच्छा खासा किसको बोलते हैं? सुनो, सर यहां नहीं बैठे होते अगर आप, इस पोजीशन पे नहीं होते, इतना मारते, भूत बना देते मार मार के। वो तो क्या है, आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो और कोई बात नहीं है, बोलो हाँ। ठीक, वो तो मैं भी जानता हूँ ये बात, क्योंकि जिस हिसाब का ये जोक है, इट डिजर्व्स टू बी हिट। पर ठीक है, मैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, मजाक अपनी जगह। अच्छा खासा का अर्थ होता है अच्छा खासा, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट। 300 रुपए जेब से गिर जाए इज अ सिग्निफिकेंट लॉस। अच्छा खासा लॉस हो गया यार, 300 गिर गए। तीन एक एक रुपए के तीन सिक्के गिर जाए तो हाँ लॉस तो है, लेकिन ठीक है यार। अब वो 3 रुपए ढूंढने के पीछे कहाँ गिर गया कहाँ गिर गया, अगर 2 घंटे लगा दो तो आप बोलो सर इतने इतने वेले हो गया। हम सोच रहे थे कि आपके 1 घंटे की कीमत 4-5 हजार रुपए होगी मिनिमम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आ रही बात समझ में? मिनिमम। तो 2 घंटे आपने 3 रुपए लगा ढूंढने में लगा दिए, तो 10 हजार रुपए का नुकसान कर लिया 3 रुपए के पीछे, पागल हो क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुद्दा ये है भैया कि अच्छा खासा किसको बोलते हैं? जिसकी कुछ वैल्यू हो, मतलब इतनी कम भी ना हो कि गिने ना, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो बहुत ही ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं अच्छा खासा। किसको बोलते हैं अच्छा खासा? इतना कम भी नहीं कि हम उसको कुछ गिने ही ना, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो तो पूरे ही कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। है ना? तो फिर एक कंपनी का जब दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, क्या बोला? एक कंपनी का दूसरी कंपनी, सिग्निफिकेंट यानी अच्छा खासा, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो वो कंपनी आपस में एक दूसरे की एसोसिएट कंपनी बन जाती है समझ में? अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन करो, तो बोले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब इतना तो हो कि बहुत कम ना हो, मतलब कितना हो, बोले कम से कम 20% टोटल वोटिंग पावर का हो, और इतना ज्यादा भी नहीं हो जाए कि वो सब्सिडरी हो जाए, इतना ज्यादा भी नहीं हो जाए कि सब्सिडरी हो जाए। तो सब्सिडरी कितने पे होती है? 50 से ज्यादा पे होती है। 50 पे सब्सिडरी होती है क्या? नहीं, 50 से ज्यादा पे होती है। मतलब 50% शेयर ले ले एक कंपनी दूसरी कंपनी की इक्विटी, टीवीपी, टोटल वोटिंग पावर का, तो एसोसिएट। 45% ले ले तो भी एसोसिएट, 40% ले ले तो भी एसोसिएट, 30, 35, 20% भी ले ले तो एसोसिएट। 19.9% लिया तो ये थोड़े से ज्यादा कम हो गए, फिर शेयर होल्डर तो हो लेकिन रिश्ता नहीं है। समझ में आया? 19.9% तक आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप सिर्फ शेयर होल्डर हो। लेकिन 20% शेयर ले लिए अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के, तो आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया, और आप क्या बन गए? दोनों एसोसिएट कंपनी। और 25 ले लिए तो भी एसोसिएट, 40 ले लिए तो भी एसोसिएट, 45 ले लिए तो भी एसोसिएट, 50 ले लिए, और 50.01 ले लिए, तो फिर तो रिश्ता बदल ही गया, एसोसिएट नहीं, अब आप होल्डिंग सब्सिडी हो गए भाई साहब। तो गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? तो गर्लफ्रेंड उसे कहते हैं जिस पर कि बॉयफ्रेंड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। तो बोले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब, बोले सिग्निफिकेंट मतलब इतना कम भी ना हो कि वो जस्ट फ्रेंड हो, और इतना ज्यादा भी नहीं हो जाए कि वाइफ ही बन जाए, कंट्रोल में आ जाए।
गर्लफ्रेंड किसको बोलते हैं? इतना कम भी इन्फ्लुएंस नहीं हो फ्रेंड का कि वो जस्ट फ्रेंड्स रहें सिर्फ, और इतना ज्यादा भी नहीं हो कि वो वाइफ बन के ही माथे पड़ जाए, अब बुक तो, समझ रहे हो बात को? तो वाइफ भी ना बने, लेकिन जस्ट फ्रेंड से थोड़ी ज्यादा रहे, उतने को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो वो जस्ट फ्रेंड की लिमिट क्या है, कि जस्ट फ्रेंड से ऊपर है 20, और वाइफ भी न बने उसकी लिमिट क्या है 50। तो 20% मिनिमम से लेके 50% मैक्सिमम के बीच में अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर ले ले, तो समझ जाओ उस एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो दोनों कंपनीज कैसी हैं, एसोसिएट का। एसोसिएट कंपनी बनने के कितने तरीके हैं, और सुन, ये हो गया चार्ज। आ गया। तो मुझे बताओ, एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कब होती है, जल्दी बोलो। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे क्या हो, तो बोले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कितना इन्फ्लुएंस, तो बोले टोटल वोटिंग पावर का। अब टोटल वोटिंग पावर में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस नहीं आते, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस नहीं आते, डिवेंचर नहीं आते, कन्वर्टेबल कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ प्लेन नीट, नीट बोला था ना कल, नीट इक्विटी शेयर आते हैं, ठीक। तो टोटल वोटिंग पावर यानी कि इक्विटी शेयर का कितना, तो बोले 20% मिनिमम और 50% मैक्सिमम। इससे ज्यादा क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हो गए तो फिर तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिश्ता बन जाएगा ना, एसोसिएट का थोड़ी रह जाएगा। और इससे कम लिए तो कोई इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस X% ऑफ वोटिंग पावर लेना पड़ेगा आपको, वेयर X% इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% एंड लेस देन और इक्वल टू 50%। बराबर फॉर्मूला है, इसको कोई काट ही नहीं सकता है, वो खटैक से याद हो जाएगा, है ना। इक्वेशन देखो, कितने परसेंट शेयर ले लो, तो बोले X% शेयर ले लो तो आप क्या बन जाओगे, एसोसिएट कंपनी बन जाओगे, कितने शेयर लेके, X% शेयर लेके। और X% शेयर मतलब कितने, तो बोले या तो 20 के बराबर हो या 20 से ज्यादा हो, और या तो 50 के बराबर हो या 50 से कम हो। 20 इंक्लूसिव, 50 इंक्लूसिव सीरीज, स्टैट्स के बच्चों इंक्लूसिव सीरीज समझते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंक्लूसिव, पढ़े लिखे बच्चे बैठे इस क्लास में। अरे आता है ना यार ऐसा, देखो, अब देखना, अगर ये जितना लिखा हुआ है, समझ गए आगे क्या बोलने वाला हूँ, थकवाओ मत मेरे को, खुद ही समझना। स्क्रीन को जूम कर, नहीं नहीं जूम करूंगा मैं, जूम होगा नहीं। मुस्कान, स्क्रीन जूम कर दो। उसने पहले ही सोच के बोला कि स्क्रीन बोल दो, नहीं तो सर झूम जाएंगे अभी फालतू। पहले ही संडे हमको तपा रहे हो, ये वो है ना, न छेड़ो इन्हें, ये न छेड़ो हमें, हम तपा, क्या है वो, सताए हुए हैं, तपाए नहीं, सताए हुए हैं। काली काली। नवीन भाई, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब एसोसिएट कंपनी भी जो है वो भी आपस में क्या है, रिलेशन है। मीन्स अ कंपनी इन विच, जिसमें दूसरी कंपनी अदर कंपनी का क्या है, अच्छा खासा प्रभाव है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन बस वो सब्सिडरी ना हो जाए उस अदर कंपनी की। इस लाइन से पकड़ में आया कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे निकालते इंटरप्रिटेशन, 50 कहीं लिखा हुआ थोड़ी है, 50 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही बोला कि विच इज नॉट अ सब्सिडरी, लेकिन सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, मतलब 50 की लिमिट हो गई यहाँ पे, ऑफ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब एसोसिएट कंपनी में दो प्रकार की कंपनी इंक्लूड हो रही है, एक तो वो जिसमें एक कंपनी में दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर कंपनी भी क्या होती है, इंक्लूड होती है।
हो गए दो तरीके। अब जैसे एक वर्ड आया जॉइंट वेंचर, तो बोले इसको जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? तो बोले द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द कंपनीज हैव जॉइंट कंट्रोल एंड राइट्स ओवर द नेट असेट्स ऑफ द वेंचर। पहले ही बता दिया आपको ये, है ना। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करोगे? बोले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो 20 तो मिनिमम चाहिए, और आगे लिख दिया बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी, लेकिन सब्सिडरी नहीं होना। तो लोअर लिमिट इससे मालूम पड़ गई, अपर लिमिट यहां से मालूम पड़ गई, तो हमने इक्वेशन बना ली कि एसोसिएट बनने के लिए क्या करो, X% शेयर ले लो वेयर X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% एंड लेस देन और इक्वल टू 50%। ऐसे बनते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक। और दूसरा एक और इंक्लूड्स, एसोसिएट की डेफिनेशन में एक और कंपनी इंक्लूड होती है, कौन सी? बोले वो जो जॉइंट वेंचर कंपनी होती है वो भी एसोसिएट है। तो फिर जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है? बोले जो भी नेट असेट्स है उस वेंचर की और नेट राइट्स है, जो भी हैं नेट असेट्स, उन पे जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट राइट्स अगर हैं, और एक जॉइंट अरेंजमेंट हुआ है, इस बात का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है अपने अग्रीमेंट, तो समझ जाओ कि वो दोनों कंपनीज किस में है, जॉइंट वेंचर में, और वो दोनों एक दूसरे की क्या है, एसोसिएट। कृष्णा। ले ऑनलाइन बच्चों जल्दी बोलो, समझ में आएगी क्या एसोसिएट कंपनी? क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में इस पे, हाँ। ये भी 5 स्टार तो है ही है मिनिमम। न छेड़ो हमें हम सताए हुए। अच्छा, ये चैरिटेबल कंपनी हो गई थी, ये तो सब हो गए थे भैया। बढ़िया। 1% भी हो गई थी फॉरेन कम। अदर टाइप्स, एसोसिएट होने के बाद अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। सब सुनो, मेरे को आप एक बात बताओ जल्दी से, हाँ। फॉरेन किसको बोलते हैं? ओवरसीज, अब्रॉड, विदेश, फॉरेन की कंपनी को, विलायत की कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलते हैं। मुद्दा ये है कि जो कंपनी इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, यानी बनी कहाँ है? इंडिया के बाहर, लेकिन बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ, या उसने एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में क्या की है, एस्टेब्लिश की है, उस कंपनी को मोटा मोटा, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। सुना? अब एक कंपनी है बजाज, और ये दुनिया के 70 देशों में काम करती है और अपनी बाइक्स बना बना के बेचती है। बजाज फॉरेन कंपनी है कि नहीं? टाटा, महिंद्रा, महिंद्रा की गाड़ियां बहुत देशों में बिकती है। ये कारें, एसयूवी सारी फेमस है वर्ल्ड में, एसयूवी के लिए जानी जाती है। महिंद्रा का मेन काम या तो ट्रक बनाती है या एसयूवी बनाती है, ट्रैक्टर भी बनाती है। बताइए, इंडियन कंपनी, वी शुड बी प्राउड ऑफ महिंद्रा, मतलब ये दुनिया के कई देशों में बिकती है। बताइए। तो बोले ये वो कंपनीज है जो फॉरेन कंपनी थोड़ी है, ये तो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? इंडिया में। और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में तो है ही है प्लेस ऑफ बिजनेस, अपने देश में तो है, लेकिन बाहर है कि नहीं है? अब प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी है, आउटसाइड इंडिया भी लगा देता हूँ, भी है। तो ये तो इंडियन मल्टीनेशनल हुई, इंडियन कंपनी विच इज अ मल्टीनेशनल। फिर फिर गूगल का क्या हिसाब किताब है? गूगल, गूगल का इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया, यूएसए। और क्या गूगल ने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश की? तो जो बाहर जन्म लेके फिर इंडिया में आए, वो हुआ ना फॉरेनर। हमारा दोस्त युगांडा चले जाए ऐसे आपको गाली देते मैंने आपको मालूम ही नहीं पड़ा, है ना, युगांडा ऐसे गुजराती गाली है देखी, जय हो, जय हो में बोलते ना, डैश डैश થઈ गयो है सुना ना ऐसे नहीं। कभी किसी को गाली देनी हो आपको, पागल बोलना हो, तो ऐसे बोल दो, वो युगांडा गए हो कभी बोल दो, फिर धीरे से कुछ बोल देना, मजा आता है प्रदेश है, बहुत प्यारा देश है, अफ्रीका में, बढ़िया देश है। मैं तो कहीं नहीं गया, मैं बाहर गया नहीं इंडिया के बाहर आज तक। क्या करो अकेले जाके
सेंस ही नहीं बन रहा है जाने का कुछ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो सोच रहे हो उस पर पर्पस के लिए हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सांस्कृतिक है। अरे बात को, तो जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं ना मेरी लाइफ में। वो तो कभी कभी कूल बनने के लिए दिखाना पड़ता है, बाकी बहुत सांस्कृतिक काम है अपना। ध्यान से। पर वो हर चीज बताओ तो आदमी मानता नहीं, बोले इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है यार। इसलिए थोड़ा थोड़ा बिगड़ा हुआ पेश करना चाहिए अपने आप को। ये ज्यादा अच्छा पेश करोगे तो गड़बड़ हो जाती है, तो दुनिया मानने को तैयार नहीं इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को ज्यादा अच्छा कभी पेश ही मत करो। ये बताओ कि अपन बहुत बिगड़े हैं, सही बता रहा हूँ। आपने अपने आप को ज्यादा अच्छा पेश कर दिया तो दुनिया या तो जल जाएगी, या दुनिया ढूंढेगी कि अच्छा इतना अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, गलती ढूंढ ढूंढ के निकालेगी आप में गलतियां फिर। और नहीं तो बेतुके आरोप लगा देगी। इससे तो पहले ही बता दो कि हम बहुत खराब हैं। कम से कम मेंटल पीस तो बनी रहती है। अच्छी बात बोल रहा हूँ, दुनिया के जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये कलयुग की दुनिया है। इसमें रहना, साधु संतों को नहीं छोड़ा लोगों ने, अपन जानते हैं। कुछ तो ही बोल देते हैं अच्छे लोगों के बारे में। चलो खैर, वो गुरु जी फिर कब जाएंगे बाहर? तभी तो बाहर जाने का कोई विचार नहीं है। अभी तो मेरे को पहले पूरा इंडिया घूमना है यार। इंडिया ही बाकी है। बाहर की मेरी लिस्ट है, देयर इज अ बकेट लिस्ट कि मुझे किस किस देश में जाना है और क्या क्या देखने जाना है, मेरे कुछ अपने। तो मेरे को हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने अपनी लिस्ट बना रखी मुझे कहाँ जाना है। और वो अकेले ही जाना है ऑब्वियसली। पर वो फिर अभी थोड़ा सा काम धाम करके। सुनो, गूगल कहाँ की? गूगल यूएसए की, इंडिया में आई गूगल फॉरेन कंपनी है? हाँ है। चलो एक काम करते हैं, ऐसी कंपनी जो ओरिजिनली तो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन इंडिया में आके बिजनेस करना स्टार्ट किया उसको फॉरेन कंपनी बोलती है, तो समझ में आया। अब मेरे को 5 मिनट की एक्सरसाइज है। 5 मिनट की एक्सरसाइज है। अपन 6 अलग अलग सेक्टर्स की दो दो कंपनियों के नाम ढूंढेंगे, 6 अलग अलग सेक्टर्स की दो दो फॉरेन कंपनी के नाम ढूंढेंगे, मतलब आप बोलोगे और मुझे लिखवाओगे। चलो सबसे पहले आप मुझे बता दो कंपनी, क्लोथिंग सेक्टर में, क्लोथिंग, दो कंपनी जो फॉरेन की। औकात में बात करो। जो जो खरीद सकते हो उसको, हाँ H&M खरीद सकते हैं, थोड़ा फिर भी रीजनेबल सस्ता है। जारा भी खरीद सकते हैं क्या? अरे, क्या बात कर रहे हो? फीस बढ़ाना पड़ेगी ना, हटा तेरे को। ये बच्चों की तो अच्छी खासी औकात है सबकी। तो गलत हो गया। हाँ, मेरे को लगा सब मिडिल क्लास बच्चे आते हैं। खैर, जारा और H&M आ गए क्या इंडिया में? हाँ, और बोलो। अगला है बेवरेजेस, पीने की चीजें, ड्रिंक्स। बियर नहीं, नॉन अल्कोहलिक। पेप्सी एंड कोक, पेप्सी और कोक। चलो अल्कोहलिक में आ जाओ। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप नहीं बता पाओ, हाँ पहले ही बता दो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बोलो कि सर नहीं मान लो मैं। बता दिया, 12 बजा दूंगा। बताना मत भूल के भी। चलो, मोबाइल फोन्स, अल्कोहलिक की बात नहीं करेंगे। सैमसंग और एप्पल। एआई वाली कंपनीज, एआई। चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल का ही है। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी तो इंडियन है। इंडियन है ना परप्लेक्सिटी, इंडियन व्यक्ति ने बनाया ना। चलो जो भी है। हाँ जी। हाँ जी। को पायलट भी एआई है क्या? मेरे को नहीं मालूम, चलाया नहीं कभी। चाइना का अच्छा है एक वो डीप फेक नहीं, डीप फेक तो वीडियोस होते हैं। अरे सॉरी सॉरी, डीप सीक। डीप फेक वो न्यूज़पेपर में आता है ना लिखा हुआ डीप फेक वीडियो, तो मुंह से डीप फेक निकली। बस। अरे यार, अब तो क्या आप सबको मालूम पड़ ही गया। क्या बता रहा था मैं? 4 चीजें हुई, 6 कैटेगरीज में काम, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, मर्सिडीज और वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू ज्यादा इजी पड़ता है। स्पेलिंग कठिन पड़ती है Volkswagen। वैसे मेरे को आती है, पर ठीक है। वो एक बच्चे से पूछा, बेटा का तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बोले सर विशाखापट्टनम। बोले स्पेलिंग बताओ। बोले सर गोवा में हुआ था।
इतना कौन हेडेक पाए यार, विशाखापट्टनम बहुत कठिन पड़ता। मसेराती वगैरह। क्या हुआ? विशाखा का पट्टनम हुआ गोवा जाके, जब भी तो बच्चा हुआ। आपको नहीं मालूम है क्या? एक दो तीन चार पाँच। एक और सेगमेंट लो यार प्लीज, मजाक अपने। ऑटोमोबाइल भी होगी। हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग हो गया क्या? बहुत सारे हैं सैमसंग वगैरह। चलिए, इसका मतलब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आके धंधा पानी व्यापार कर रही है भैया। चलो एक ऑनलाइन शॉपिंग भी डाल दो। फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। फ्लिपकार्ट इंडियन नहीं, हाँ इंडियन व्यक्ति की कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट का इनकॉर्पोरेशन हुआ है सिंगापुर में। एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। है ना, याद रखना ये बात। अब एक काम करते हैं। अब ऐसी कंपनियों के नाम बताओ जो बनी भारत के बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लेकिन फिजिकली नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली है। कैनवा। कैनवा इंडिया में सिर्फ ऑनलाइन मोड में अभी। कैनवा कोई कोई ऑफिस देखा आपने? कोई भर्ती हो रही है, एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं कैनवा वाले? नहीं, इंडिया में कंपनी फिजिकली नहीं आई है। कैसे आई है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली आई है। कैनवा भारत के बाहर की, हाँ, और तगड़ी कंपनी है। ये सब मतलब गजब ही काम कर दिया कैनवा ने आके। जिसने चलाया है वो जानता है कि क्या चीज है कैनवा। है ना? बहुत इजी इंटरफेस है, और आप जो चाहो वो कर सकते हो उसके अंदर, खूब कलाकारी कर सकते हो। हर आदमी के अंदर का एस्थेटिक सेंस जगाया है उन्होंने। थंबनेल बनाना हो, पोस्ट बनाना हो, ग्रीटिंग्स बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, बहुत इजी कर दिया है। मतलब कोरल ड्रॉ सीखने की जरूरत नहीं है अब आपको। आप खुद ही एक्सपर्ट हो गए हो। बहुत जबरदस्त चीज है वो। कैनवा। एक और कोई कंपनी ऐसी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल इंडिया में आई है? अब वो तो है ही बेटा, कुछ ना कुछ तो हो गई। इलेक्ट्रॉनिकली आई है और फिजिकली ऑफिस नहीं खोला इंडिया में। ऐसी एक कंपनी पहले थी, ट्विटर। ट्विटर। लेकिन अब कोरा। ट्विटर का इंडिया में ऑफिस है, तो अब तो नहीं बोल सकते। कोरा अभी भी इंडिया में है। पिंटरेस्ट इंडिया में है। रेडिट इंडिया में है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, फिजिकल मोड में नहीं है। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी, ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनी इंडिया में कैसे आती है? फिजिकली आती है कि इलेक्ट्रॉनिकली आती है? बोले चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आए चाहे फिजिकली आए। ये हो गया एक। अच्छा, दूसरा, फॉरेन कंपनी इंडिया में खुद आती है या अपने एजेंट के थ्रू आती है? तो बोले खुद आई है। पेप्सी कोक ये जितने नाम लिए सब खुद आई है। ऐसी कोई कंपनी है जिसके सिर्फ इंडिया में एजेंट काम करते हैं, खुद नहीं आई है वो? व्हाट्सएप तो मेटा ही हो गया ना, मेटा तो इंडिया में है ही ना। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मेटा है पूरा। और मेटा तो इंडिया में फिजिकली है। हाँ जी। मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते पर उदाहरण दे रहा हूँ, कि भारत में रोल्स रॉयस का कोई भी ऑफिशियल शोरूम नहीं है, मान लो। मान लो। मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं, अच्छा अभी 10 साल पहले तक तो नहीं था, चलो ऐसा मान लो। सुनना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। तो फिर रोल्स रॉयस कारें फिर भी भारत में आती तो थी, लोग खरीदते तो थे, पैसे वाले, भयानक पैसे वाले। तो रोल्स रॉयस की फैंटम कलीनन ये तो अभी आई है, उसके पहले तो कई बार कस्टमाइज भी गाड़ी आप इधर से ऑर्डर दे सकते थे कि ये फीचर चाहिए, यहाँ से बोल दो। तो यहाँ इंडिया में उनके सिर्फ एजेंट ऑफिस होते थे। इंडिया में रोल्स रॉयस के एजेंसी है। ठीक। और यहाँ पे वो क्या लेते हैं आपका ऑर्डर, कि 12 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ दे दो, बाकी 7 करोड़ डिलीवरी पे देना पड़ेगा, विथ टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। फिर गाड़ी वहां बनती है जहां भी बनती है उनकी, जर्मनी या कहाँ पे उनकी फैक्ट्री जहां भी बनती है, यूरोप में। फिर वहां से बन के वो शिप पे लोड होके, पेटी पैक बिल्कुल बंद होके आती है, बम्बई के पोर्ट पे उतरती है। फिर आपको डिलीवरी होती है, बिल्कुल बढ़िया। डिलीवरी वीडियो बना सकते हो आप। अब ये जो गाड़ी है, ये इंडिया में मान लो कोई शोरूम नहीं, फोक्स रोल्स रॉयस का, लेकिन इंडिया में उनका सिर्फ एजेंसी ऑफिस है। तो वो खुद से आए हैं प्लांट वांट डाल के, या सेल्स ऑफिस खोल के, या एजेंट के थ्रू आए हैं? तो एजेंट के थ्रू भी आए तो आ तो गए ना, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस तो डाल ली ना आपने। ठीक, तो कितने तरीके से आ सकते हो आप? बोले फिजिकली खुद, फिजिकली थ्रू एजेंट।
इलेक्ट्रॉनिकली खुद, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू एजेंट। दो सिक्के दो बार उछालने वाला प्रोबेबिलिटी याद रखा करो आप हमेशा। दो वाले बहुत आते हैं। तो कुल चार तरीके हो गए। फिजिकली खुद, फिजिकली एजेंट, इलेक्ट्रॉनिकली खुद, इलेक्ट्रॉनिकली एजेंट। या इसके अलावा और भी इन एनी अदर मैनर, इन एनी अदर मैनर अगर इंडिया में आप कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, इसके अलावा भी और भी किसी तरह से अगर आप इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो? फॉरेन कंपनी हो। बात खत्म। बस शर्त यह है कि आपका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ हो, ओएस, आउटसाइड इंडिया, और आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ डाली हो आपने, विद इन इंडिया, बाद में आके इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखी हो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी के सेक्शन 379 से लेके 393 तक के 14-15 कुछ सेक्शन है कंपनीज एक्ट में। और उसको इंडिया में आके भी कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, ये सब कुछ पूरी डिटेल्स ये इंटर में है। लेकिन इंटर में पढ़ने का मजा तब है जब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ढंग से यहाँ समझ में आ जाए, बेस मजबूत यहाँ बन जाए। आ गई क्या बात समझ में? ठीक, तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन समझ में आ गई। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया एंड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चाहे फिर वो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया उसकी बाय इटसेल्फ यानी खुद से हो, या थ्रू एन एजेंट हो, अथवा फिजिकली हो, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हो। आ गई ये दो, इटसेल्फ और एजेंट, और फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। हो गई चार कॉम्बिनेशन, पी के पी ए के ए। ठीक। तथा, तथा वो जो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है इन एनी अदर मैनर, किसी मैनर में भी कर रही हो, किसी भी मैनर में कर रही हो, तो वो क्या है इंडिया में? चाहे वो जॉइंट वेंचर में आई हो, कोलैबोरेशन में आई हो। कुछ कंपनीज कोलैबोरेशन में आई है ना, पूरी पूरी नहीं आई है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी। भारतीय एक्सा, एक्सा बाहर की है, भारतीय इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के साथ आई है, खैर वो तो दोनों ही बाहर के हैं। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा में होंडा थी पहले, अब तो होंडा अपने खुद की स्टैंडिंग पे काम कर रही है, पहले वेंचर में थी। और भी हैं। महिंद्रा रेनॉल्ट, रेनो पहले महिंद्रा के साथ आई थी। रेनो है ना, रेनो, वो महिंद्रा के साथ टाइप में आई थी, फिर बाद में उनका वो खत्म हो गया, रेनो खुद ही आ गई, पूरी फुल फ्लेजेड आ गई रेनो। खैर। हम्म। स्टारलिंक आ गई है इंडिया में, लेकिन उसका ऑफिस नहीं है। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था। एनवीडिया है, हाँ बराबर। एनवीडिया तो बेटा फिजिकली भी है ना इंडिया में। एनवीडिया इंडिया में डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है क्या? एनवीडिया की जो चिप्स हैं, या वो क्या बोलते हैं, चिपसेट ही बनाती, क्या बनाती है, ग्राफिक कार्ड्स, वो तो डायरेक्ट लग के आते हैं इंडिया में, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप या है उसके अंदर। एनवीडिया डायरेक्टली इंडिया में कुछ करती है काम? मेरे को नहीं आइडिया इस बारे में, जो कंप्यूटर गीक्स हैं वो बताएंगे, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रांजल। हाँ जी, याद हुई क्या डेफिनेशन? 2 क्लास 42, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी में टाटा आएगी क्या? नहीं। जो कंपनी इंडिया में बनी हो और इंडिया के बाहर जाए वो थोड़ी फॉरेन है, जो बाहर बनी हो और इंडिया में आए वो फॉरेन है। बताओ, कोई अमेरिका का व्यक्ति आएगा तो अपन उसको बोलेंगे ना फॉरेनर, लेकिन इंडिया का व्यक्ति अगर बाहर गया हुआ है तो उसको फॉरेनर नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम बाहर जाएं तो हम उनके लिए फॉरेनर हैं, पर वो उनके, हमको उनके कानून से मतलब ही क्या कि वो हमको क्या बोलते हैं। हम तो बोल रहे कि हमारे यहाँ फॉरेनर कौन है, आपसे बताओ भारत के कानून के हिसाब से फॉरेन कंपनी कौन सी है? तो जो बाहर बनी हो और इंडिया में आई हो, बस इतना। चल, आगे बढ़ रहे हैं। लिस्टेड और, बहुत सी कंपनी अगर उसके प्रोडक्ट को सेल करने के राइट यहाँ की कंपनी को, तो फिर यहाँ पे उनकी एजेंसी है एक तरीके से वो कंपनी, तो वो थ्रू एन एजेंट आई है बेटा शैलेंद्र। अगर प्रोडक्ट वहां बनता है और यहाँ आपने कुछ दूसरी कंपनी को राइट दे दी कि हमारे प्रोडक्ट यहाँ बेचो, तो एक तरीके से दैट कंपनी इज वर्किंग एज एन एजेंट। तो फिर वही हो गया ना, मतलब वो कंपनी आ गई एक तरीके से, या तो खुद से या एजेंट के थ्रू फिजिकली। हम्म। अगली दो कंपनी जल्दी से करेंगे, छोटी छोटी सी हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जिसकी सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टेड है। और अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी अदर देन
लिस्टेड कंपनी मतलब वही डेफिनेशन नेगेशन है, दो हैं तो दो में से एक डिफाइन कर दो, दूसरी बोल दो, जो पहली नहीं है वो दूसरी है। अथर, तो कौन सी कंपनी में ज्यादा मजा है आपको, लिस्टेड में कि अनलिस्टेड में? ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी, कोई सी भी सिक्योरिटी लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और अनलिस्टेड क्या होगा, इसका एग्जैक्टली उल्टा, विच मीन्स अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। मतलब ये पूरे कंपनीज एक्ट का अभी तक का सबसे इजी पॉइंट थे दोनों। टाइप ऑफ कंपनी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मटेरियल ही नहीं है। बोलो हाँ। ऐसे पढ़ना है क्या? जल्दी बोलो। चाहते हो कि जितना लिखा उससे ज्यादा है? तो फिर कर दो थोड़ी सी मेहनत। तो प्रश्न करना सीखो। सर लिस्टेड किसको बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा दिया। जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो वो लिस्टेड, और जो नहीं हो वो अनलिस्टेड। पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे होता क्या है, और ये कैसे होता है, ये तो बताओ जरा। 10 मिनट 5 मिनट इस पे तो लगाओ समय। बोलो हाँ। नॉर्मल जैसे सब पढ़ाते हैं वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, मेरी बात सुनो, काम हो गया है। टाइम से करा दूं कोर्स कि थोड़ा डिले चलेगा? आप बोल रहे हो इसलिए तो बाद में मेरे को सेफ साइड होकर चलना। अब सुनो, लिस्ट का अर्थ होता है, ये क्या हुआ, सूची। ऐसे बात करेंगे, बोलो मंजूर है? ऑनलाइन बच्चे जल्दी बोलो। लिस्ट यानी सूची। सूची, लिस्ट। अब भाई घर वालों ने लिस्ट दी जाए सामान लेके, मतलब पूरी सूची है लिस्ट, इतना सारा सामान, लिस्ट मतलब एक लिस्ट। अब जिसका नाम लिस्ट में चढ़ जाए वो लिस्टेड, जिसका नाम लिस्ट में चढ़ जाए वो लिस्टेड, बराबर। तो अब भारत में वो प्लेटफॉर्म, वो जगह जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स की फ्रीली ट्रेडिंग, कोई भी आके खरीद सकता है बेच सकता है, अपने शेयर्स की खरीदी बिक्री बहुत इजीली कर सकता है, उस प्लेटफॉर्म को, उस जगह को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मतलब वही शेयर्स, सिक्योरिटीज, और एक्सचेंज यानी तू मेरे को दे दे, तू उसको दे दे, वो मेरे को दे दे, खरीदी बिक्री जो चाहे जिसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, खरीद बेच सकता है। तो जिस जगह स्टॉक का एक्सचेंज होता हो, लोग खरीदी बिक्री कर सकते हैं फ्रीली आपस में शेयर्स की, उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे कितने स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, पूनम गांधी के बच्चों? राजकोट में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है क्या? कोलकाता में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है क्या? और भी स्टॉक एक्सचेंज तो है ना इंडिया में। बीएससी एनएससी तो है ही है। ओटीसीई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, याद आया नाम? राजकोट स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना है कि नहीं? और भी हैं, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि चलते नहीं है, ये सब चलते दो ही हैं, बीएससी और एनएससी। एमपी भी शायद बंद हो गया, हमको पता नहीं। मैंने तो ट्रेनिंग की है एमपी स्टॉक एक्सचेंज में, 15 डेज ट्रेनिंग होती थी सीएस की, जो स्टॉक एक्सचेंज में करना पड़ती थी, तो मैंने वही की, स्टॉक एक्सचेंज में की है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में ही है। ये यही है, मतलब ये इधर से जाते हैं, ये बाहर निकले पोद्दार प्लाजा से, फिर उधर जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर वो कार डेकोर की दुकानें आती है इधर, जहां से वो कार का सामान मिलता है। उधर से बाहर निकले तो वो चौराहा आता है, चौराहे से भी सीधे ही जाओ थोड़ा सा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग है बड़ी सी, वहां पे ही हुआ करता था मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज। अब मेरे को देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया मैंने आज है कि नहीं। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज था वो, इंदौर में। तो मुद्दा ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, अंजल गॉड ब्लेस यू बेटा, करते रहेंगे वो भी, चिंता मत करो। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर आप शेयर्स या स्टॉक की फ्रीली ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज तो कोई रैंडमली अपने खुद का भी घर पे ही खोल ले, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज भी कैसा होना, रिकॉग्नाइज्ड होना। रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। जिस रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त। रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता, मान्यता प्राप्त मतलब जिसको मान्यता प्राप्त हुई है, मान्यता मतलब सरकार ने उसको अफिलिएट किया है या अपनी तरफ से माना है कि हाँ इस स्टॉक एक्सचेंज को हम लीगल मानते हैं, वैलिड मानते हैं। ऐसे तो कोई भी अपने घर में ही खोल लेगी, ठीक है बढ़ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज, आओ यहाँ आके कोई भी कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज कर सकती है। ऐसे तो वो रिकॉग्नाइज थोड़ी, वो तो इलीगल, गलत चल रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी कैसा होना, रिकॉग्नाइज्ड होना सरकार के द्वारा। अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं, जो सेबी जिनको ऑथराइज करती है कि हाँ भाई हम इनको मानते हैं।
तो बॉम्ब बीएससी एनएससी मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, 10 15 8 5 जितने भी, दो जितने भी हैं। इसके अलावा फॉरेन के भी कुछ रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट तो अलग है वो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आगे बात समझ में आ गई? तो ये भी सब रिकॉग्नाइज्ड है, इनको भी सरकार ने मान्यता दी है। अब मजे की बात, सिक्योरिटी शब्द में क्या क्या आता है? शेयर, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, स्क्रिप्ट सब आती है। तो सिर्फ शेयर की लिस्टिंग होती है कि डिवेंचर की भी होती है? डिवेंचर्स की भी लिस्टिंग होती है। ठीक। तो अगर मेरी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है पर मेरे डिवेंचर लिस्टेड हैं, तो भी मैं लिस्टेड कंपनी कहलाऊंगा। मेरे स्टॉक अगर लिस्टेड है तो भी मैं लिस्टेड कहलाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड। शेयर्स नहीं लिखा है, पढ़ना या? सिक्योरिटी तो बहुत सारी होती ना, उनमें से एनी, एनी का अर्थ ही कोई सी भी। इतनी सारी सिक्योरिटीज के प्रकार होते हैं, उसमें से अगर कोई सी भी सिक्योरिटी आपकी क्या है, अगर लिस्टेड है, और वो भी कहाँ, अलते भलते जगह नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज भी अलता भलता नहीं, रिकॉग्नाइज्ड, जिसको मान्यता हो कि हाँ भाई हम मानते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज वैलिड है। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे जिस किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर या कोई सी भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है, शेयर नहीं है लेकिन सिर्फ डिवेंचर है, तो भी आप लिस्टेड कंपनी कहलाओगे। समझ में आ गया? एक भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, वो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, पूरे वर्ल्ड में और भारत में इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, सब में लिस्ट कराओगे या किसी एक में भी करा लिया तो? इसीलिए यहां पर भी एनी लिखा है। डिटर्मिनर पकड़ो, भूलना मत। हाँ, फाउंडेशन कहां से पढ़ा है? दो जगह एनी है ना, यानी कि इतनी सारी सिक्योरिटीज में कोई सी भी लिस्ट करा लो, और इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज, उसमें से किसी एक में भी अगर आप लिस्टेड हो गए हो, तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी। और लिस्टेड हो गई तो कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है, अब आप पे सेबी एक्ट भी लगना चालू हो जाएगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लगना चालू हो जाएगा। अब आप बड़े दायरे में आ गए। अब सेबी भी आप पे ध्यान रखेगी, आरबीआई भी हो सकता है ध्यान रखे। अब आप छोटे थे तो घर वाले ध्यान रखते थे, शादी हो गई, लिस्टेड हो गए, अब ससुराल वाले भी नजर रखेंगे। भाई सोचना, सोचने वाले बड़े हो जाओगे तो आपका दायरा बढ़ जाता है, रेगुलेट करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। चलो सर, आपका होमवर्क है या अब कि आप कल देख के आना कि वो है या नहीं? क्या देख के आना है? हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज अब है कि नहीं? हाँ जी, थैंक यू माधव। होमवर्क में और शर्म से डूब मरना तुम लोग, क्योंकि मैं तो कर लूंगा टाइम से होमवर्क। सुनो, अब मजे की बात यह है, सुनो, मजे की बात यह है कि सर ये भी समझ में आ गया, पर किसी भी कंपनी के शेयर, आप बोल रहे हो शेयर या डिवेंचर कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट हो जाए, तो ये लिस्ट कैसे होते हैं? लिस्ट में नाम कैसे चढ़ता है? ये अगला प्रश्न है कि नहीं है? लिस्ट में नाम कैसे चढ़ता है नेहा विथ एन एस? पूछ, पूछ। अब बता रहे ना, पूछा उस लिस्ट में नाम चढ़ता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट करते हो और उनको फीस पे करते हो कि हमारा नाम आप अपनी लिस्ट में चढ़ा लीजिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास इतनी सारी 3,000 कंपनियों के नाम है मान लो, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्ट है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें ये 3,000 कंपनियों के शेयर आराम से ट्रेड होते हैं। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में कितनी कंपनियों के नाम है? 3,000। तो एक बढ़ जाते बिल्डर्स लिमिटेड ने भी एप्लीकेशन लगा दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारा नाम भी लिस्ट में चढ़ा लो, क्योंकि लिस्ट में चढ़ेगा तो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा, आपकी वेबसाइट पे भी दिखेगा, और फिर इजीली हमारे भी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, इजीली लोग खरीद बेच सकते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्री में तो करेगा नहीं हमारा ये काम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी 3,000 की लिस्ट में एक नाम हमारा भी तब जोड़ेगा जब उसके साथ हमारा लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा, उसमें कुछ शर्तें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होगी, कुछ शर्तें बढ़ जाते हैं बिल्डर्स लिमिटेड की होगी। हर कंपनी को एक लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाना पड़ता है, किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। फिर उनको फीस भी देना पड़ती है, फ्री में थोड़ी लिस्ट करेंगे वो आपका नाम। लिस्टिंग के लिए कंसिडरेशन जरूरी है ना किसी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कंसिडरेशन देना पड़ेगा, बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, सेबी को संतुष्ट करना पड़ेगा, सेबी की परमिशन लेके आनी पड़ेगी, 100 झंझट है।
पर वो 100 झंझट पुरता है ना, क्योंकि 3,000 करोड़ का काम करना है, 5 लाख करोड़ का काम करना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से तो बहुत सस्ता है सब। तो वो सारा काम, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद और स्टॉक एक्सचेंज के साथ पूरा लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाने के बाद जब सब सेटिस्फाइड हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर बड़े ही शान से वो आपका नाम अपनी लिस्ट में चढ़ा लेता है। और जैसे ही आपकी कंपनी का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में चढ़ गया, तो आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज का नाम अगर लिस्ट में चढ़ गया, मतलब आपकी कंपनी क्या हो गई? लिस्टेड। ये होती है लिस्टिंग। अब आया समझ में? अब चूंकि लिस्टेड होने के बाद आपके शेयर्स की पब्लिकली ट्रेडिंग होती है। प्राइवेट में तो अलाउड ही नहीं पब्लिक ट्रेडिंग, इनविटेशन टू पब्लिक या फिर 200 से ज्यादा मेंबर। इसलिए प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड थी। आज तक प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड होती नहीं, हो ही नहीं सकती, ऐसा बोलो, बल्कि हो ही नहीं सकती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। चाहो तो लिस्ट करा लो, चाहो तो ना भी कराओ। तो फिर इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी दो प्रकार की हो गई। पब्लिक लिमिटेड जो लिस्ट करा सकती लेकिन कराया नहीं, वो अनलिस्टेड। और प्राइवेट लिमिटेड जो लिस्ट करा ही नहीं सकती, इसलिए अनलिस्टेड। अब समझ में आया? ये दो प्रकार की अनलिस्टेड कंपनी होगी। लिस्टेड, लिस्टेड जब भी होगी पब्लिक लिमिटेड ही होगी। इसको यूं समझो कि 21 साल की उम्र के पहले आप शादी नहीं कर सकते, भारत का कानून है। लेकिन 21 के बाद करना जरूरी है, ये भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो कुंवारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वो जो कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, और दूसरे वो जो इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि अभी तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक। और शादीशुदा? तो शादीशुदा तो वही होगा ना जो कर सकता है और जिसने कर ली। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको जोड़ो। 21 साल से बड़ी उम्र का हर वो व्यक्ति पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और वो लिस्टेड भी हो सकता है और अनलिस्टेड भी रह सकता है। लेकिन 21 से कम वाला, वो तो प्राइवेट है, वो तो अनलिस्टेड ही रहेगा। वो चाह के भी लिस्ट नहीं करा सकता है। अब आ गया समझ में? ऐसे याद रहता है ना भाई। बहुत अच्छा। तो डिफरेंस बताओ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में। मेरे से पूछो। चलो अपन मिलके डिस्कस कर लेते हैं। इतना सब मैंने बताया तो आपसे भी तो कुछ सुनो। पहला, लिस्ट, ये तो एक तो मीनिंग वाला हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, जो किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी कोई ना कोई सिक्योरिटी क्या हो, लिस्टेड हो। और अनलिस्टेड विच इज नॉट अ लिस्टेड, एक तो ये हो गया। दूसरा, लिस्टेड कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एन अनलिस्टेड कंपनी में बी पब्लिक और प्राइवेट। तीसरा, लिस्टेड कंपनी पे अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट एंड SCRA एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। सेबी regulations are also applicable, but on an unlisted companies सेबी regulations are not applicable। तीन। चौथा, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स कैन बी ट्रेडेड बाय पब्लिक एट लार्ज, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड बाय पब्लिक एट लार्ज। बना डिफरेंस? लिस्टेड कंपनी हैज मोर compliances to follow, अनलिस्टेड कंपनी हैज लेसर compliances एज compared टू लिस्टेड। compliances है मतलब लीगल फॉर्मेलिटी का फुलफिलमेंट, compliance। तो लिस्टेड में बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, ये फॉर्म वो फॉर्म, ये पालन वो पालन। अनलिस्टेड में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पांच। छठा एक एग्जांपल बन जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, मधुजस प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। बोलो हाँ। ये बताना मत किसी को। बोलो अभी हाथों हाथ होगा कि नहीं 6 पॉइंट अपने लिस्टेड और अनलिस्टेड के बीच में? अभी आ जाए एग्जाम में तो बच्चा तैयार है कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार आ गया था दादा मॉड्यूल में, तब भी यही 2 लाइन थी लिस्टेड और अनलिस्टेड के ऊपर, तब भी यही 2 लाइन थी, बस इतनी थी। और क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में या 4 नंबर में, डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। अब समझ में आया कि सीए का कोर्स क्या है ये? और अब बताओ कि वो जो मैंने पहले पढ़ा के आपको समझा दिया था, बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, वो अच्छा था, कि अब जो पढ़ाया ये जादू, ये अच्छा है? कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यार। किसको बोलते हैं लिस्टिंग? मेहनत मांगता है यार, मजाक थोड़ी। अच्छा एक चीज आप याद करो बहुत ध्यान से। मैं बहुत बार बोलता था ये बात शुरू शुरू में, कि सिर्फ पास होना हो तो गलत कोचिंग पे आके बैठ गए, मेरे से गलत टीचर मिल गया आपको। फिर कहीं और जाओ, जिसको दिन भर पास होने की पड़ी रहती है और चिड़ छूटती है कि पास होने की बात करो और सिर्फ पास करा दो, वो पहले ही उठ के चले जाओ यहाँ से दूसरी कोचिंग में। बोला था कि नहीं डे वन से बार बार, कि वो मैं नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चे पास होते ही नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर लाते हैं यार, मजाक थोड़ी।
बाई प्रोडक्ट है पास होना था। मेहनत करते हैं इसलिए इतना बोलने का भी अधिकार रखते हैं। खैर, अगली कंपनी है स्मॉल कंपनी। करे शुरू। चलो। हाँ बेटा। है। हाँ हो सकती है ना। एक कंपनी दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है ना। और ऐसा भी कर सकते हो कि बीएसई में डिवेंचर लिस्टेड है और एनएसई में शेयर लिस्टेड है। सब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कोई मनाही नहीं इसके ऊपर। क्योंकि ये सब कुछ इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद होता है कि इसमें घोटाले और धोखेबाजी की गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि पहले होते थे सारे धोखे, और वो सब धोखे हो गए तो सरकार को समझ पड़ी कि कहाँ कहाँ सिस्टम में लूप होल है। तो आजकल मामला एकदम टाइट है। सेबी, आरबीआई, कंपनीज एक्ट, आरओसी सब इतना टाइट काम करते हैं कि अब घोटाले ना के बराबर हैं। अब अगर कभी घोटाला आज से 5 साल 4 साल बाद कोई उजागर होगा, तब ये समझ में आएगा कि इतने साल से सिस्टम में ये वाला भी लूप होल था जिसपे किसी की ध्यान नहीं गया। और देखो, लूप होल का इस्तेमाल करने वाले भी मजाक नहीं, बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं। यार बड़े बड़े लोगों का दिमाग नहीं गया जिस चीज पे, उस चीज पे अगर आपका दिमाग गया है तो कोई छोटी बात थोड़ी है यार। आतंकवादी भी कोई मजाक लोग नहीं होते हैं। दिमाग वाले लोग होते हैं, बस वो अपने उस तेज बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में कर देते हैं। वो जो दबंगई है कि हम डरते नहीं, खुद भी मर जाएंगे बम ब्लास्ट में, और 50-100 लोगों को भी मार देंगे, तो उसके लिए भी कलेजा तो चाहिए ना। बस अंतर इतना सा है कि इतना जो जिगरा था, इतना जो नॉलेज था, वो डॉक्टर था भाई। वो इतना नॉलेज और इतना जिगरा अगर सही दिशा में चैनलाइज हो जाता तो देश दुनिया का भला हो जाता। और वो गलत दिशा में चैनलाइज हो गया तो सबका नुकसान हो गया, पूरी दुनिया का नुकसान हो गया। बोलो हाँ। कोई भी हो। इसीलिए बचपन में छोटे बच्चों को ये पटाखे पटाखे फोड़ते ना, मैं मना नहीं करता कभी। माना अपने यहाँ अलाउड नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ता, पर बचपन में छोड़े। पर छोटे बच्चों को पहले दूसरी पांचवी तक तो पटाखे पटाखे छुड़वाना चाहिए, मैं तो ऐसा मानना है मस्त। हमारे जैनियों में जनरली पटाखे नहीं छोड़ते हैं, हिंसा है और जीव जंतु पशु पक्षी गाय कुत्ते सब डर जाते हैं, तो अपन बच के चलते हैं। उसके पीछे पॉल्यूशन इज नॉट द रीजन। हाँ। और पॉल्यूशन इज नॉट, ऐसे तो दुनिया में हम त्योहारों को थोड़ी खत्म कर सकते हैं यार, हमारे त्योहार की खुशी है वो। एक एक फुलझड़ी तो मिनिमम जला ही सकते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, समझना बात को ध्यान से। तो वो रोशनी, वो त्योहार, तो वो हमारे त्योहारों पे तो कोई वो है ही नहीं, वो तो मनाओ। लेकिन बात ये है कि छोटे बच्चे जब पटाखे चलाते हैं, स्पेशली बम वगैरह, तो इससे ये पता लगता है कि उस बच्चे की प्रकृति क्या है। इनबिल्ट प्रकृति जो उसकी बाय बर्थ प्रकृति है, वो धीरे धीरे मालूम पड़ती है, निखर के आती है, खुल के आती है। अच्छा, कुछ बच्चे देखना बचपन से वो बम जलाएंगे, ऐसे हाथ में पकड़ेंगे 2 मिनट तक, फिर जब लगेगा अब फूटेगा तो फिर फेंकते हैं। तो ये बदमाश, ये लड़का नौटी निकलेगा। ये नौटी है, ये निडर है, इसमें थोड़ी सी नटखटपन है। और एक बच्चा वो एकदम बिल्कुल, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फट्टू, वो अगरबत्ती से बम को जलाएगा तो भी यूं यूं करेगा। फिर वो जब धीरे से लग के ऐसे भागेगा दूर से और कान में यूं लगा लेगा। समझ जाओ ये डरपोक प्रकृति का बच्चा है। उससे अपने को ये समझ में आता है कि इस बच्चे को क्या दिशा, या तो उसको मोल्ड कर लो अभी कच्ची मिट्टी, या आकार दे दो, निडर बना दो। और अगर ऐसे ही रहेगा, मालूम पड़ गया नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके हिसाब से कोई करियर ऑप्शन ढूंढ लो कि सूखा सूखा जाए, कमाए और जिंदगी चल जाए। नहीं तो दुनिया तो इसको तल खाएगी। ये बहुत ही डरपोक नेचर का सीधा साधा है। ये छोटी छोटी चीजें पता लगती हैं बच्चों के नेचर की। जब वो बाहर खेलने जाता है, तो खेलने जाने दो उसको चार दोस्तों के साथ अकेले में, मत दिन भर उसके माथे पे बैठे रहो। अकेले में वो अगर किसी के साथ मारपीट कर रहा है, करके आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि उसका नेचर क्या है। और अगर उसके अकेले में जा रहा है, घूम फिर के 2 घंटे बाद आ रहा है और उसके बाद जो है कोई शिकायत नहीं आ रही, बढ़िया डिसेंट है, तो इसका मतलब अपन उस हिसाब से इसको आगे परवरिश दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की। इसीलिए हम तो खूब खेले, खूब बाहर घूमे। आजकल के बच्चे तो जाते नहीं। जो राजधानी के बीचों बीच धमाके करते, आज उन लोगों के फलाना डिमका डिमका लिमका लिमका ठुमका। हाँ। स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? तो बोले जिस कंपनी के सभी मेंबर्स की हाइट 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 5 इंच से कम हो, उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहते हैं। देखा, अपने आप को बचा के चलना चाहिए इंसान को। मेरी 5 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। 5 6 से कम, 5 5 से ज्यादा, मतलब वो बीच में 1 सेंटीमीटर कुछ।
तो अपन स्मॉल कंपनी से ऊपर ऐसा। बात समझ में आई क्या? मजाक की बात नहीं, मुद्दा ये है कि ये गलत है। स्मॉल कंपनी, कंपनी कोई वैसे फिजिकल पर्सन तो है नहीं कि हाइट नापेंगे। तो कंपनी का सब कुछ जो भी मेजरमेंट होगा वो तो मॉनिटरी होगा भैया, जो भी होगा सारा नाप तोल मॉनिटरी होता है। तो कंपनी में दो चीज देखते हैं, एक तो पेड अप कैपिटल और दूसरा टर्नओवर। क्या देखते हैं? पेड अप कैप और टर्नओवर। पेड अप कैपिटल जो है सब समझते हैं, जो जितना पैसा अभी कैश आ चुका है शेयर्स पे, वो पढ़ा चुका हूँ पेड अप। और टर्नओवर मतलब ग्रॉस सेल्स, पिछले साल की कितनी सेल्स हुई। मतलब हमने 100 करोड़ का माल बेचा, उसकी कॉस्टिंग 80 करोड़ थी, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 20 करोड़। तो 20 करोड़ हमारी नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कितने का टोटल माल बिका उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रॉस सेल्स कितने की हुई, ग्रॉस सेल्स को बोलते हैं हम, या टर्नओवर बोल लो, बात एक ही है बराबर। तो टर्नओवर का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस सेल्स। अब इसको तो बोल जाओ टर्नओवर। ऐसा लिखा ही था मैंने। तो पेड अप कैपिटल जिस कंपनी की 4 करोड़ रुपए या उससे कम हो और टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम हो, उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में और है कि एंड है? तो बोले एंड है। मतलब ये जो लिमिट है ये भी 4 करोड़ से कम होना, और ये जो दूसरी वाली है ये भी 40 से करोड़ होना। ये दोनों लिमिट 4 और 40 के अंदर रहे तब उस कंपनी को क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बोलते हैं। आया? लेकिन मजे की बात, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कभी भी स्मॉल नहीं बोल सकते। कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा, दर्जा समझते हो, स्टेटस नहीं देते। पूछो क्यों? क्योंकि पोटेंशियली बड़ी होती है। माना हो सकता है कि कोई पब्लिक लिमिटेड की पेड अप कैपिटल 3 करोड़ हो और टर्नओवर 13 करोड़ हो या 30 करोड़ हो, तो देखा जाए तो 4 से कम है और ये 30 40 से कम है। तो देखा जाए तो वो कंपनी क्या हो गई? स्मॉल। लेकिन फिर भी स्मॉल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका नाम है बढ़जाते बिल्डर्स लिमिटेड, यानी पब्लिक लिमिटेड। इसलिए नहीं, वो तो ठीक है, पर आगे अंत में क्या लगा है? लिमिटेड। और लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। आया समझ में? आया? हाँ तो बोलो। तो इसका मतलब स्मॉल कंपनी जब भी होगी कौन सी होगी? प्राइवेट ही होगी। पब्लिक लिमिटेड कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। अभी एक एक लेयर बाय लेयर चल रहा हूँ, और दो कंपनी आएगी जो भी स्मॉल नहीं होती है, अभी तो पहला पढ़ा है अपन ने। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं होती। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी अगर कोई है तो उसको भी कभी भी स्मॉल का दर्जा नहीं देते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देते। अब पूछो कैसे? मान लीजिए कंपनी का नाम है बड़जात्या एजुकेशन एंड चैरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन से सेक्शन में रजिस्टर हुई है, लाइसेंस मिला है? सेक्शन 8 में। और इस कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है? गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए चैरिटी करना। अब चूंकि ये है तो प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसको ये छूट मिली है कि नाम के अंत में लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी। तो भले ही हम लिखते इतना सही है, BE&C, लेकिन देखा जाए तो पूरा नाम तो यही है ना, प्राइवेट लिमिटेड ही है। अच्छा मजे की बात, इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है, और इस साल का ग्रॉस टर्नओवर जो है, कितना पैसा आया हमारे पास और कितना हमने चैरिटी में लगाया, तो टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ? कितना हुआ? 20 करोड़ का। तो प्रश्न ये है कि क्या पेड अप कैपिटल इसकी 4 से कम है? हाँ। और टर्नओवर 40 से कम है? हाँ। और ये प्राइवेट लिमिटेड भी है, भले ही लिखते नहीं लेकिन है तो प्राइवेट। तो क्या ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है? पहला ये कि प्राइवेट लिमिटेड भी है, दूसरा ये कि इसकी पेड अप कैपिटल भी 4 से कम है, तीसरा इसका टर्नओवर भी 40 से कम है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो इसको बोल दो ना स्मॉल कंपनी। दे दो इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस। बोले नहीं दे सकते। क्यों? बोले सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी को तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस देते ही नहीं है। पूछो क्यों? अच्छा काम करने वाले, बड़ा काम करने वाले, सोसाइटी का भला काम करने वाले कभी छोटे हो सकते हैं क्या? जमीन
डजंट गो विद द पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। समझ रहे हो क्या बात को? चैरिटी करने वाली कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा देना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, और दूसरी बात, स्मॉल कंपनी का दर्जा देके हम कुछ बेनिफिट देते, कंसेशंस देते, कुछ छूट देते आपको कि ये फॉर्म मत भरो, चलो ये कर दो। पर आप पे तो वैसे ही इतने सारे कंसेशन, आप तो वैसे ही सेक्शन एट, अब आपको क्या करे स्मॉल कंपनी के दायरे में लाके लीगली। आया समझ में? लॉजिकली। इसलिए सेक्शन एट कंपनी को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देते, भले वो सारी कंडीशन फुलफिल भी कर रही हो तब भी। लक्ष्य, अब बोलो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है फिर भी उसको स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे? तीन कंडीशन कौन सी पहले तो ये बता दो स्मॉल कंपनी के लिए। एक तो पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम हो, 4 करोड़ भी है तो चले, कम है, 4 करोड़ भी है तो स्मॉल, और उससे कम है तो भी, 4 करोड़ 1 रुपया हुआ तो बिग, और टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम हो, मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा था ना, हाँ, 40 करोड़ उससे कम हो, और तीसरी की वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो आप क्या बन जाओगे? स्मॉल कंपनी। अब ऐसी कौन सी कंपनी जिसको स्मॉल नहीं घोषित करते? तो पहला, एक तो पब्लिक लिमिटेड को नहीं करते, दूसरा सेक्शन एट कंपनी को नहीं करते। सेक्शन एट तो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हो तो भी उसको स्मॉल नहीं बोलते। और तीसरी है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो गई है तो फिर आप उसको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते, या कोई कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो गई है तो भी आप उसको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते। आया? ऐसे पढ़ा के खत्म करो कि इसके पीछे का भी रीजन दो। जैसे सेक्शन एट का दिया वैसे ही, जैसे पब्लिक को क्यों नहीं देते, क्योंकि वो पोटेंशियली बड़ी है। दोनों के रीजन दिए, इसका भी रीजन चाहिए क्या दिशा? नहीं बोल बेटा, सुनो फिर। बात यह है, मेटाफर बना के दूं, है ना? चलो मेटाफर बनाते हैं। मान लीजिए कि जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से कम है, तथा एंड जिसकी उम्र 20 साल से कम है, उसे बच्चा कहते हैं। बच्चा मतलब स्मॉल किड। ठीक, उसे किड कहते हैं। ये मैंने परिभाषा बनाई बड़जात्या एक्ट में। ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है ये? बड़जात्या एक्ट में किड की परिभाषा ये है। मेटाफर बना रहे हैं। अब रूल ये है कि जो दादाजी हैं वो तो बच्चा हो ही नहीं सकते, वैसे ही बड़े हैं। चलो छोड़ो। अब इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जिनकी शादी हो जाए और वो दूल्हा बन जाए या हस्बैंड बन जाए, अथवा शादी होने के बाद वाइफ बन जाए, तो उन्हें हम किड का दर्जा किड का दर्जा नहीं दे सकते। वो किड कहला ही नहीं सकते, वो तो बड़े ही माने जाएंगे, उनको बच्चा नहीं कह सकते, फिर भले ही वो सारी कंडीशन फुलफिल भी कर रहे हो तो भी। तो मान लीजिए हमारे गांव में 18 की उम्र में कर देते शादी, सरकार के गए नियम कानून भाड़ में, हम तो कर देते गांव में 20 में शादी, मान लो। तो हमारी बिटिया हुई 18 की, उसकी हाइट है 5 फीट 2 इंच, और लड़का है 19 साल का, उसकी हाइट है 5 फीट 4 इंच। फ्लैट्स पहनना पड़ेंगे लड़की को जिंदगी भर। क्या हो गया बेटा? इसकी तो होगी ना अपनी। हाँ, प्रश्न ये है कि क्या ये लड़की वाइफ और ये हस्बैंड, लड़का हस्बैंड, क्या ये बच्चा कहलाने की जो शर्तें हैं वो फुलफिल कर रहे हैं? दोनों शर्तें फुलफिल कर रहे हैं। पहली है कि 20 साल से उम्र कम है, हाँ बोले उम्र दोनों की 20 साल से कम है, और दोनों की हाइट 5 फुट 5 इंच से कम है। तो सारी कंडीशन फुलफिल करने के चलते ये दोनों बच्चे कहलाने तो क्या चाहिए?
किड। लेकिन अब किड फिर भी नहीं कह सकते, बोले क्यों? क्योंकि ये लड़का जो है लड़की को कंट्रोल कर रहा है। लड़का हो गया होल्डिंग कंपनी और लड़की हो गई सब्सिडरी कंपनी। अगर आप किसी की होल्डिंग बन चुके हो तो फिर काय के किड, और अगर आप किसी की सब्सिडरी बन चुके हो तो काय के किड। घर में रहते खेलते कूदते रहते, पत्थर फेंक के लंगड़ी करके स्टापू खेलते तो समझ में आता कि बच्चे हो, बोलो हाँ। लंगड़ी आ रही बात समझ में? लेकिन जब किसी के घर की इज्जत बन चुकी है तू, और तेरे ऊपर किसी और की जीवन की जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो अब मत बोलना किसी से कि अभी तो बच्चा है, बच्चा है तो फिर शादी क्यों की? कोई बच्चा नहीं है। अरे ऐसा में डबल हो गया ना ये। भाई होल्डिंग कंपनी इसलिए स्मॉल नहीं है क्योंकि वो दो दो कंपनी कंसोलिडेट हो रही है उसमें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दो कंपनी की अकाउंटिंग एक साथ हो रही है, काई की स्मॉल, बोलो हाँ। और सब्सिडरी इसलिए स्मॉल नहीं हो सकती क्योंकि वो भी बड़ी के साथ मिल गई ना, तो वो भी काई की स्मॉल। सारा पावर तो उधर जा रहा है, बोलो हाँ। लॉजिक समझ में, मेटाफर समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि आपका टर्नओवर भी कम है और पेड अप कैपिटल भी कम है और आप प्राइवेट भी हो, लेकिन फिर भी अगर किसी की सब्सिडरी बन चुके हो तो अब आप उसमें जुड़ गए, और जुड़ गए हो तो 1+1 11 हो गए हो। अब आप भले ही स्मॉल हो लेकिन फिर भी स्मॉल नहीं बोलेंगे। या अगर आप किसी की होल्डिंग बन गए हो तो भी आपको स्मॉल नहीं बोलेंगे, फिर भले ही सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो तब भी स्मॉल नहीं बोलेंगे। ये है जिंदगी भर याद रखने का तरीका, है ना? बोलो। बहुत बच्चों के विकेट उड़े हैं आज से। पहले भरी रहती थी क्लास पूरी पीछे तक, बोलो हाँ। अब सबने आना कम कर दिया है। ये वो ईमानदार बच्चे हैं जो प्रेम रखते हैं कि आज भी आ रहे हैं, बोलो हाँ। तो अलग अलग आपको वो मिलना चाहिए कुछ इस बात का। बुक मरो, पार्टी नहीं, कुछ ऐसा प्रेम मिलना चाहिए अलग से। इमोशनल बातें लो यार, मटेरियलिस्टिक बातें मत लो। हाँ। तो बहुत बच्चे ऑनलाइन में नहीं बैठते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे रोज बैठते हैं बराबर इतने इतने घंटे, ये भी डिसिप्लिन से बैठना पड़ता है भाई। वो भी कोई मजाक थोड़ी है, किसी कारण से नहीं आ पाए लेकिन वहां भी तो बैठते हैं पूरा। ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा मजे में वो हैं जो आराम से रिकॉर्ड होने के बाद, अपलोड होने के बाद अपनी मनचाही स्पीड पे मनचाहे टाइम पे लेट के बैठ के, यहाँ बैठ के वहां बैठ के वहां बैठ के जहां चाह बैठ के देखते हैं। समझ रहे हो बात को? ये गलत है। कई बार मेरे को घर में बैठे बैठे बास आती है, वो समझ में आता है कि यार कोई तो भी मेरा वीडियो जो है कहीं तो भी बैठ के देख रहा है। पहले मैं चेक भी करता हूँ कि मैंने क्या खाया पे, फिर मेरे को लगता है यार मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर कहाँ से आ रही है? तो समझ में आ जाता है कि कहीं और से आ रही है। समझ में आया? ऐसा है, हर चीज का लॉजिक है। संडे का दिन है, 4 बज रही है। ले भाई, अब सुनो। अब अगर सेक्शन 2 के आगे इसको क्या बोलते हैं ये बता दोगे तो आपको मेरी तरफ से ये गोली मैं खाऊंगा और आपको देखने का मौका मिलेगा, मेरे को खाते हुए देखना। मेरे को गोली खाते हुए देखने का मौका, इफ यू वांट। सेक्शन 2 के आगे ये क्या लिखा हुआ है? सब सेक्शन की क्लॉज, क्लॉज बोलते हैं, इसका मतलब वीडियो देखा है। थैंक यू। वैल्यू यार उस चीज की, जिसने वीडियो देखा उसको मालूम है कि क्या चीज थी उसके अंदर, क्या सीख गए, है ना? तो इसको बोलते हैं क्लॉज। इसका मतलब सेक्शन 2 में कोई अकेले स्मॉल कंपनी की थोड़ी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में 95 96 अलग अलग डेफिनेशन, और हर डेफिनेशन अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग है। इसलिए हर डेफिनेशन का एक क्लॉज है। 3 के बाद जो भी ब्रैकेट आएगा, मान लो सेक्शन 3 और ऐसा लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 3 सब सेक्शन 4, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1। लेकिन सेक्शन 2 के बाद अगर ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। और 2 के बाद अगर ये लिखा है या ये लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। क्योंकि हर एक आध कोई एक्ट छोड़ दो जिसके अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं होती है तो बात अलग है, लेकिन 99% एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है। इसका भी एक्सेप्शन दिया था, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में सेक्शन 2(1)(c) है कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन। तो फिर इन दैट केस सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। वो पढ़ना भी सिखाया था कि लिख के कैसे बोलते हैं, लिखते उल्टे हैं जब पूरा पूरा लिखते हैं। क्लॉज 'C' ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 प्रिस्क्राइब्स दैट। तो वो लिखने का अलग तरीका होता है पूरा पूरा, और ऐसे शॉर्ट में लिखने का तरीका अलग होता है। और कहाँ ABCD का प्रयोग करते हैं? छोटी वाली, उसमें भी रोमन न्यूमरल कब लेते हैं, कैपिटल कब लेते हैं, स्मॉल कब लेते हैं, पूरा बताया उस वीडियो में। और ये जो ABCD है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब नंबर ऑफ डेफिनेशन सेक्शन 2 में 26 से कम हो, क्योंकि Z तक ही होता है। और कई बार ऐसा करने के बाद अगर एडिशनल डेफिनेशन डालनी पड़ जाए तो फिर उनको फिर अलग से सेक्शन A
ए बी ऐसा करना पड़ता है फिर, तो वो ठीक है। लेकिन चूंकि कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन ज्यादा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा नहीं है, इसलिए वहां पर डेफिनेशन क्या है, 2A, 2B, 2C। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन कंपनीज एक्ट में 95 96 डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 2 3 यहाँ पे गिनती यूज की है। ये सब बता रखा है उस वीडियो में, बोलो हाँ। हवाबाजी में रहेंगे तो काम नहीं होगा, बहुत पोलाइटनेस लगती है और बहुत ओबीडियंस लगता है। बहुत पोलाइटनेस, बहुत ओबीडियंस, तो काम होता है लाइफ में। हमने भी वही किया और आज भी है, ऐसा नहीं है। अब सुनो, इसका मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है बहुत सारी, उसमें क्लॉज 85 किसको डिफाइन करता है, स्मॉल कंपनी को। मतलब स्मॉल कंपनी का क्लॉज कौन सा है, क्लॉज 85। मतलब स्मॉल कंपनी का क्लॉज जिसको अप्लाई करता है वो कंपनी क्या बन जाती है, स्मॉल कंपनी। और ये क्लॉज जहां अप्लाई नहीं करता है वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती। इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू। पढ़ना सीखे। और दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू का अर्थ क्या हुआ, कि ये स्मॉल कंपनी वाला जो क्लॉज है ये इन पे अप्लाई नहीं करता है। मतलब ये जो नीचे दो प्रकार की कंपनियां, ये कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती, ऐसा अर्थ है। मजाक में मत लेना। अब पढ़ो पूरा, और खटैक से आ जाए तो सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है एक। अरे वैसे, अरे वैसे दादा, इतना बड़ा काम भी नहीं हुआ है। थैंक यू। गोली गले की बेटा। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब पहला एक्सेप्शन पहली लाइन में ही दे दिया, कि स्मॉल कंपनी वो होगी जो पब्लिक तो नहीं होगी बस, मतलब प्राइवेट ही होगी। लेकिन हर प्राइवेट स्मॉल हो ये भी जरूरी नहीं है। तो फिर प्राइवेट में भी कौन सी वाली प्राइवेट स्मॉल होगी, जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मतलब 40 पे भी स्मॉल, 4 पे भी स्मॉल, उससे कम पे भी स्मॉल, उससे दोनों में से एक भी ज्यादा हो गया। मान लो पेड अप कैपिटल तो 4 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 41 करोड़ है, फिर तो भी स्मॉल नहीं है। और पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 38 करोड़ है, फिर ये तो 40 से कम है लेकिन ये 4 से ज्यादा है, तो भी स्मॉल नहीं है। मतलब दोनों के बीच में एंड है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी, और फिर पब्लिक भी नहीं होना साथ में। और इतना ही नहीं, ये जो स्मॉल कंपनी वाला क्लॉज है, ये इन दो प्रकार की कंपनियों पे अप्लाई नहीं करेगा। कौन सी, होल्डिंग सब्सिडरी पे और सेक्शन 8 पे। तो टोटल एक्सेप्शन कितने हो गए, 3। एक तो पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं होती, दूसरा होल्डिंग सब्सिडरी अगर प्राइवेट भी हो और ये दो कंडीशन भी फुलफिल कर रही हो तो भी स्मॉल नहीं होती, और सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो भी अगर सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हो उसके बाद भी स्मॉल नहीं होती। अब बताओ, लिखा हुआ से ज्यादा आता है आपको, विथ ऑल द रीजंस। एक कंपनी और करके चलेंगे बस आज, आखिरी। निधि कंपनी, बस 5 मिनट, 10 मिनट, 12, 16:06 हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, 14 मिनट अगर जोड़ दो तो 16:20, मतलब 4:20। 4:20 से 1 सेकंड भी अगर ज्यादा पढ़ाऊं, नहीं तो मैं जो है फिर आपको कल कल उतना कम पढ़ाऊंगा जितनी देर आज ज्यादा पढ़ाऊंगा। बस सुनो, फटाफट हो जाएगा, छोटी कंपनी। एक इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेज है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का क्या अर्थ होता है। ये दो अलग अलग वर्ड है या दोनों मिलके एक ही मीनिंग देते हैं। वही प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो ऐसे दो अलग अलग वर्ड हैं वैसे तो, लेकिन दोनों जब साथ में लिखे जाते हैं तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही, फर्नीचर, कुल मिला के। उसी तरह से एक वर्ड इंग्लिश में थ्रिफ्ट एंड सेविंग फ्रेज है, और थ्रिफ्ट एंड सेविंग का अर्थ होता है सेविंग। सेविंग्स यानी बचत। लिख लो, वर्ड का वर्ड क्या है, फ्रेज थ्रिफ्ट एंड सेविंग। और थ्रिफ्ट एंड सेविंग का मीनिंग क्या होता है, बचत करना। बचत करते हैं ना अपन, पैसों की बचत करते, 100 रुपए कमाए, 80 खर्च के, 20 रुपए की क्या की, बचत, सेविंग। अब थ्रिफ्ट एंड सेविंग का अर्थ है बचत। एक वर्ड इंग्लिश में कल्टीवेट, कल्टीवेट का अर्थ होता है डेवलप करना, पनपाना। फसल को हम कल्टीवेट करते हैं ना, वाटर कर करके पनपाते हैं, फिर जब पनप जाती है तो हार्वेस्ट करते हैं।
तो पहले तो पनपाते हैं ना, कल्टीवेट करते हैं, डेवलप करते हैं। कल्टीवेट समझ में आया? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अमीर लोग तो यार बहुत पैसा कमाते हैं, और म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, जमीन में, रियल एस्टेट में और जगह जगह शेयर में सब दूर पैसा लगा के अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं, बिजनेस में लगा लगा के पैसा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, रूरल या सेमी रूरल एरियाज में रहते हैं, हैंड टू माउथ, मालूम है ना, हैंड टू माउथ, आज कमाया आज खाया वाली स्थिति पे रोज का रोज, कम कमाते हैं, मंथली कमाते हैं, डेली वेजेस पे कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही कमाते हैं। ऐसे लोग ऐसी परिस्थिति में ये बड़े बड़े इन्वेस्ट करके अपने भविष्य को सिक्योर तो कर नहीं सकते। तो इनमें भी सेविंग की आदत डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? थोड़ा तो भाई, फूल नहीं तो पंखुड़ी, फूल नहीं तो पंखुड़ी, मतलब बहुत बड़ा नहीं तो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा तो करो, कुछ तो सेव करो। ये सेविंग की आदत आपको काम देगी। संस्कृत में एक श्लोक था, पहला पद था उसका कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः। जल की एक एक बिंदु के निपात से यानी गिरने से, क्रम क्रम से घड़ा भी भर जाता है पूरा। हमको छोटी छोटी सेविंग्स कब बहुत बड़ी बन जाती है मालूम नहीं पड़ता है। तो अभिप्राय ये है कि जो स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, रूरल गांव या सेमी रूरल एरिया का जो व्यक्ति है, उसकी भी सेविंग की आदत डलनी तो चाहिए। और वो सेविंग कहीं जमा कर दे, और वो पैसा जमा होता जाए, और उस पैसे पे क्या मिलता जाए, ब्याज में मिलता जाए, तो पैसा बढ़ते जाएगा। अब चूंकि वो ब्याज इतना नहीं है जितना स्टॉक मार्केट देता है या जमीन देती है, लेकिन उनके पास उतना पैसा भी नहीं कि वहां लगाए, तो कुछ तो पैसा बढ़े, इफ नॉट टू मच, थोड़ा तो बढ़े। तो क्या ऐसी आदत को डालने के लिए कुछ एक नया कोई कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसा कुछ काम करती? बोले हाँ, उस कंपनी का नाम है निधि कंपनी। क्या नाम है? निधि कंपनी में जो पहला वर्ड है निधि, उसका अर्थ ही होता है जमा राशि। निधि यानी बड़ा अमाउंट, कि जमा हो जाए, कुछ राशि जमा हो जाए। ठीक। भाई, हनुमान जी में दया जरा सी है कि बहुत सारी है? अपने भक्तों के प्रति बहुत सारी है, इसीलिए हम उनको दया निधि बोलते हैं। दया की बड़ा अमाउंट है उनके पास। समझ में आया? निधि मतलब करुणा निधि, दया निधि। बोलते हैं ना भगवान को, हे करुणा निधि, हे दया निधि। तो दया की जो निधि है, मतलब जिनमें दया का भंडार है, इतनी दया है कि सब पे कर सकते हो। आया? तो निधि मीन्स जमा राशि, बड़ी राशि। तो आपका अमाउंट जुड़ता जाए, एक निधि बनती जाए, एक अमाउंट बड़ा बन जाए अंत में जाके, वो काम करने के लिए जो कंपनी आई है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? निधि कंपनी। सुनते जाना। अब क्या है कि निधि कंपनी कैसे काम करती है, ध्यान से सुनना। निधि कंपनी, मान लीजिए बड़जात्या निधि लिमिटेड। नहीं नहीं, ये निधि किसी लड़की का नाम नहीं है, निधि कंपनी वाली निधि है। नहीं तो निधि बढ़ लिखते ना, निधि बढ़ जाते नहीं, बढ़ निधि लिमिटेड है। निधि कंपनी के नाम में निधि वर्ड लिखना कंपलसरी है। निधि कंपनी के नाम में निधि वर्ड लिखना कंपलसरी। ये कुछ समय पहले ये रूल आया है। इसके पहले भी भारत में निधि कंपनी बनती थी, लेकिन तब ये कंपलसरी नहीं था। इसलिए ऐसी कई सारी निधि कंपनी के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनमें निधि वर्ड यूज नहीं है, क्योंकि वो पहले की बनी हुई है, उस समय कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब जितनी भी निधि कंपनी बनेगी, वो सारी की सारी निधि वर्ड लिखेंगे अपने नाम में, निधि लिखना कंपलसरी। एक तो ये। दूसरा, निधि कंपनी कभी भी बचत या निधि प्राइवेट लिमिटेड नहीं बन सकती। निधि लिमिटेड जब भी बनेगी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बनेगी। क्योंकि जब आपको अपने मेंबर्स से ही सेविंग करानी है और वो कंपनी बनानी है, तो फिर 200 की लिमिट में कैसे आपको बांध सकते हो, क्योंकि प्राइवेट बनाई तो 200 की लिमिट है। इसलिए निधि कंपनी जब भी बनेगी, पब्लिक लिमिटेड के फॉर्मेट में बनेगी, और नाम में अब जो कंपनियां बन रही है उनके नाम में निधि वर्ड लिखना कंपलसरी, ताकि नाम देखते ही समझ जाओ कि ये निधि कंपनी है। नाम पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। आगे समझ में बात? दो चार चीजें काम की, ध्यान से सुन लो। अब मजे की बात, कंपनी का नाम बड़जात्या निधि लिमिटेड, ये हमने खोली एक गांव में। गांव का नाम है गांव खेड़ा। गांव का नाम क्या है? गांव खेड़ा। अब इस गांव खेड़ा गांव में 1200 परिवार रहते हैं। एक एक किसी घर में 5 लोग, 3 लोग, 8 लोग, 2 लोग, इसमें मतलब करीबन गांव की आबादी मान लो ऑन एवरेज 6000 है। 6000 लोग रहते हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं, अडल्ट भी हैं बहुत सारे। अब इस गांव में जो है, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ गरीब हैं। तो हुआ ये कि निधि लिमिटेड ने इन लोगों को अपना क्या बनाया, सबको मेंबर। मान लो इस निधि लिमिटेड के 300 मेंबर हैं। सब लोग मेंबर नहीं बने, 6000 में से कितने लोग मेंबर बने? 300 लोग मेंबर बने।
ABCD ऐसे 300 लोग। अब हर महीने या हर वीक या हर 15 दिन में या हर 6 महीने में, हर 3 में, जो भी आपने डिसाइड किया इंटरवल पीरियड, मान लो हर महीना, मंथली, हर महीने ये 500 रुपया जमा करते हैं। कोई 500 जमा करता है। किसी ने कहा कि मैं 1000 जमा करूंगा तो वो 1000 करता है। किसी ने कहा मैं 1500 करूंगा तो वो 1500 करता है। तो वो हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी कंपनी में पैसा जमा करता है। तो कंपनी क्या करती है, इनसे वो पैसा एक्सेप्ट कर लेती है। तो कंपनी में इनका पैसा सबका क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और सबके खाते खुले, बैंक नहीं है, बैंक जैसा है ना। तो सबके खाते बने हुए, और जिसने पैसे दिया वो मालूम पड़ जाता है कि भाई आपके नवंबर दिसंबर 2 महीने के नहीं आए, इकट्ठे जमा करो। बराबर टाइमली वो पैसा आता जाता है। तो ए ने मान लो इस कंपनी में 500 500 रुपए करके ऐसे बहुत सारे पैसे जमा कर लिए पिछले 5 6 साल में। ठीक। बी ने भी कर लिए। ऐसा चलते जाता है, 300 लोग हैं। अब क्या हर महीने इतना सारा पैसा आता है, तो हर महीने इनके पास लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो लाखों रुपए इकट्ठा हो गया है, इसका करेंगे क्या। तो बोले नहीं, तो बोले हमारे ही जो मेंबर हैं उनमें से किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है। हमारे ही मेंबर्स जो हैं उनमें से आपका, आप जो सुनो सुनो मेरी बात सुन, मैं बोलूंगा तो जो बोल रहा है वो अंत में। हमारे ही मेंबर जो हैं, मेरे को मालूम है क्या बोला होगा उसने शायद, मे बी, हमारे ही जो मेंबर हैं उनमें से किसी को मान लो ये हमारा एक मेंबर था डी, ई। अब ई ने पिछले 5 सालों में, 12 महीने होते हैं एक साल में, 60 महीने में हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं। तो आज तक कितने रुपए जमा कर दिए पिछले 5 सालों में, 60,000। लेकिन इसको अभी अर्जेंट में 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, पत्नी बीमार है। अब 5 4 लाख की जरूरत है तो किससे मांगने जाएगा। तो बोले अपनी ही कंपनी से उधार मांगेगा। किससे, बढ़ जाते नहीं तो इसके पास 4 लाख कहाँ, कंपनी कहाँ से लाएगी इतना पैसा 4 लाख। बोले आता तो है हर महीने इतना पैसा। तो उतने सारे पैसे में से अपने मेंबर को, अपने ही मेंबर को क्या दे दिया, लोन। तो बढ़ जाते निधि लिमिटेड ने अपने ही मेंबर को क्या दे दिया, लोन। तो बढ़ जाते निधि लिमिटेड मार्केट में, दुनिया जहान में सबसे पैसा लेती है, सिर्फ अपने मेंबर से ही पैसा ऐसे डिपॉजिट लेती है। अपने मेंबर से ही लेती है, उनके अलावा किसी और से पैसा। और लोन किसको देती है, लोन भी सिर्फ मेंबर्स को ही देती है। भलते ही कोई बाहर वाला आदमी आ जाए हमको भी लोन दे दो तो उनको लोन, जैसे बैंक सबको लोन देता है, जिसका बैंक में खाता नहीं उसको भी मिल जाता है लोन। लेकिन निधि का ये बैंक से अलग है, बैंक जैसी है लेकिन बैंक से अलग है। अपने ही मेंबर्स से पैसा डिपॉजिट लेती है, और उनमें से किसी को जरूरत पड़ जाए तो उन्हीं को डिपॉजिट, उन्हीं को लोन दे देती है। अब लोन जब दिया, बढ़ जाते हैं रिधि लिमिटेड ने किसको, ई को। तो 12% पर एनम के ब्याज पे दिया मान लो। और ये तो ई ने लिया है, ऐसा एफ ने भी लिया होगा, जी ने भी लिया होगा, बहुत सारों को जरूरत पड़ती है। ठीक। और ये जो हर महीने डिपॉजिट आता है, इस पे अपने मेंबर को 7% पर एनम के हिसाब से खाते में ब्याज देती है। तो जिन्होंने लोन नहीं लिया है या लिया भी है, उनका जो हर महीने पैसा जमा हो रहा है, उस पैसे पे तो ब्याज मिल रहा है कितना, 7% पर एनम। और जिन जिन ने लोन ले रखा है उन्होंने से क्या ले रहे हैं, 12% का ब्याज ले रहे हैं। तो निधि कंपनी ब्याज देती भी है खाते में पड़े हुए पैसे पे, हर मेंबर के, हर मेंबर का पैसा तो बढ़ाना है ना, ताकि हर मेंबर के अंदर क्या डेवलप हो, बचत की आदत। टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। बराबर, रुको सही, ये हुआ। अब मजे की बात, अपने ही मेंबर से पैसा लेती है और अपने ही मेंबर को पैसा देती है। और ये जो 12% का ब्याज लेती है और 7% का ब्याज देती है, इसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में ही ये सारे बिजली नल पानी एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह खर्चे पानी काट के प्रॉफिट भी कमा लेती है, और वो प्रॉफिट एज ए डिविडेंड भी बांट देती है। ये तो खेल है, बोलो हाँ। बैंकिंग टाइप का ये थोड़ा थोड़ा अंतर इतना सा है कि ये एक छोटे इकोसिस्टम में हो रहा है। इसमें दुनिया जहान का हर आदमी नहीं आ सकता है। वो जो आपके 500 1000 200 500 300 1000 मेंबर जितने भी मेंबर हैं, उन मेंबरों से ही पैसा लोगे एज ए डिपॉजिट, और उस पैसे को अपने ही मेंबरों में जो अप्लाई करेगा उसको एज ए लोन दोगे। लोन पे इंटरेस्ट लोगे और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दोगे। अब कैसे चलाना है आप जानो। अगर ढंग से नहीं चलाई तो घाटे में भी जा सकते हो। इसलिए ठीक से चलाना, व्यवस्थित चलाना, वो तो खैर है ही, सी समझदारी से काम होता है। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि सर ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए तो
स्वयं सहायता समूह जो गांव में काम करता है, मेंबर बन जाओ, सेविंग करो, जरूरत पड़े तो आप ही उधार ले लो और आप ब्याज बोलो हाँ। तो निधि कंपनी इज कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दैट्स इट। इट इज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उसका अगर कॉर्पोरेट वर्जन बनाना हो तो क्या बनाओगे? निधि कंपनी। है बच्चा? निधि कंपनी। बस समय हो रहा है, फटाफट सुनाओ। निधि कंपनी के रूल्स कौन बनाता है? और भी जो जो रूल्स बनाने हो इनसे रिलेटेड समय समय, तो वो पावर किसको है? सीजी को। ऑब्वियसली सीजी बनाएगी। दीज आर कंपनीज, ये वो कंपनियां हैं जो इनकॉर्पोरेट होती हैं एज अ निधि, जिसके पीछे का ऑब्जेक्ट होता है कि हम अपने मेंबर्स के बीच में थ्रिफ्ट एंड सेविंग यानी बचत की हैबिट को डेवलप कर सकें या कल्टीवेट कर सके। थैंक यू बोल रहे हो मन में। रटना आसान है अब। सारे शब्दों की मीनिंग मालूम हो तो रटना आसान हो जाता है ना। टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिस, इट रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स and it lends only to its members. Its members is common. Deposits from its members and lends money to its members, मतलब डिपॉजिट भी लेती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और लैंड यानी लोन भी देती है ओनली टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के अलावा किसी और से डील नहीं करती। बोलो आया? एक बात, किटी पार्टी अलग है बेटा, वो बीसी है। वो भी काहे के लिए? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि उनको जरूरत पड़े तो उनका काम हो जाए। और खाते में जो पैसा पड़ा उस पर तो फिर थोड़े समय बाद जरूरत पड़े तो निकाल लेना निधि कंपनी से। बचत जब बड़ा बड़ा अमाउंट हो जाए और किसी दिन जरूरत पड़े तो अपना पैसा निकाल लेना विद ब्याज। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कंपनी, सच कंपनीज के लिए रेगुलेशंस और रूल्स को क्या करती है? प्रिस्क्राइब करती है। और निधि कंपनी यानी कि इट इज टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली। दैट्स इट। 4:19। 1 मिनट अभी मेरे पास बाकी है इसमें। अब हुए, अब जाओ ना। हो गई सैयारा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड। सैयारा में ऐसे ही करता है, वो हाथ पकड़ लेता है बोले अभी मेरे पास समय है, पर जब पूरा टाइम होता है फिर छोड़ता है। देखी? देखना। सैयारा तो बदला नहीं था, मौसम जरा सा रूठा हुआ। ये बहुत कठिन है इसके लिरिक्स। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्व्स, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सारी कंपनीज हो गई क्या भैया? एक बची बस। तो डी तक की सारी यूनिट कंप्लीट हो रही है अपनी। सुनो सुनो। और यूनिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज मैंने भेज दी 2 दिन पहले ही। आज आखिरी दिन याद दिलाऊंगा, पढ़ के आना। वीडियो देख लेना, ई यूनिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ को, जिसने नहीं देखा है आज ऑनलाइन बच्चे याद से। फिर उसके बाद मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगा। सैयारा तो बदला नहीं था, मौसम जरा सा। कॉर्पोरेट सोसाइटी भी यही काम करती है अधिकतर। हाँ, लेकिन एक शिक्षा नीति बना लो या फिर सोसाइटी बना लो, गवर्नमेंट जो अच्छा रहेगा। जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो, और अगर कोई अगर आप निधि का नाम, मतलब निधि कंपनी पे कंपनी एक्ट के रेगुलेशन भी काम। और वो वीडियो में सर, हाँ आज देखता हूँ प्रांजल बेटा, आज फ्री हो गया थोड़ा सा, घर जाके देखूंगा मैं 8-9 बजे के आसपास फ्री होके पक्का। वीडियो में सब्सक्राइबर्स बताए थे, तो वो जो सब्सक्राइबर्स थे मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो स्टार्टिंग में सब्सक्राइब। एक बार पहले से क्या तुम लोगों का था, ये वाली ये देते हैं। हाँ।